जय श्री राम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सुधीर सिंह और मैं आप सभी का सुधीर ट्यूटोरियल्स में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो जैसा कि हमारी सीरीज चल रही है वन शॉट वीडियोस की, और मैंने जैसा कहा था कि सारा सिलेबस जो है आपका कवर होगा, तो उसी सीरीज़ को कंटिन्यू रखते हुए आज हम लोग यहाँ पे नए चैप्टर के साथ में आपके सामने आए हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इससे पहले हमने एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स करा था, एंड आई गेस कि वो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा और आपने उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लिया होगा। आज हम जो है यहाँ पे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को बहुत ही बेहतरीन तरीके से करेंगे, और ये जो चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन भी फॉर्म हो रहा होता है। तो इसलिए ध्यान से आपने सिर्फ कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाना है, ध्यान से सारा वीडियो आपने सारा लेक्चर देखना है, और बिलीव मी इसके बाद आपको कोई भी तरह की दिक्कत नहीं आने वाली। अगर उसके बाद भी आपको कोई डाउट रह जाता है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, ओके, एंड व्हेनेवर आई विल सी देन आई विल रिप्लाई इट। सो कंटिन्यू करते हैं हम। तो सबसे पहले देखो, हमारे पास मेटल्स और नॉन मेटल्स की बात करने वाले हैं। तो अच्छा, एक चीज़ तो आपको पता होगी, मेटल्स होते क्या है, मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं। तो देखिए, एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड एज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स बेस्ड ऑन देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। जो एलिमेंट्स हैं उनको हम मेटल्स और नॉन मेटल्स में क्लासिफाई करते हैं, किसके बेसिस पे, उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। लाइक हम कैसे कहेंगे कि कोई चीज़ मेटल है नॉन मेटल है, ठीक है, तो वो उसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज पे ही हम डिफरेंशिएट उनको कर पा रहे होते हैं। तो जो इजीएस्ट वे है स्टार्ट ग्रुपिंग सब्सटेंसेस इज बाय कंपेयरिंग फिजिकल प्रॉपर्टीज। मतलब कि मेटल्स और नॉन मेटल्स को अगर आप अलग करना चाहते हो तो सबसे इजी, और जैसा कि ये कह रहे हैं कि सबसे मतलब जो स्टार्टिंग वे है मतलब ग्रुपिंग करने का मेटल और नॉन मेटल का, वो है कि हम उसको उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देख करके हम बता देंगे कि वो मेटल है नॉन मेटल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आयरन है तो हम उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देख के बता सकते हैं कि वो क्या है, आयरन है, मतलब मेटल है या नॉन मेटल है। तो क्या करेंगे, हम फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे और उसको बताएंगे कि हम मेटल है या नॉन मेटल है। आगे देखते हैं। तो क्या होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज, एक होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज, एक होती है केमिकल प्रॉपर्टीज। तो बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो आप मतलब देख करके बता सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉपर्टीज जो आप देख के बता सकें, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर आयरन है तो आयरन को आप देख के बता सकते हैं कि वो क्या है, लस्ट्रस है, ठीक है। देख के जो क्वालिटीज आप बता सको वो होती हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। और केमिकल प्रॉपर्टीज होती है जब कोई केमिकल रिएक्शन होगी, ठीक है, तो उस टाइम पे जो प्रॉपर्टीज आपको पता लगेंगी वो होती है हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, देखिए, ये आई गेस दिख नहीं रहा होगा आपको, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्या है ये, फिजिकल प्रॉपर्टीज, मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज है। तो एक तो देखो, मेटल जो होता है वो लस्टर होता है, लस्टर का मतलब चमकीला होता है, ठीक है। टेक सैंपल्स ऑफ आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम। तो ये कह रहा है कि अगर मेटल लस्टर है तो देखो क्या करना है, हमें सैंपल लेने हैं आयरन के, कॉपर के और एल्यूमिनियम के, मैग्नीशियम की। तो उनको क्या करना है, क्लीन द सरफेसेस बाय रबिंग विद सैंड पेपर। अब जो उनकी सरफेस है उसको हम सैंड पेपर समझते हो, तो रेगमाल बोलते हैं वैसे उसको हिंदी में, जो जिससे लोहे का जंग वगैरह चुकाया जाता है, तो वो होता है हमारा सैंड पेपर। सैंड पेपर, तो सैंड पेपर से हमने उसको रब करना है और उसकी सरफेस को क्लीन कर देना है, ठीक है। तो द सरफेस बिकम्स शाइनिंग, तो उसकी जो सरफेस है वो क्या है, शाइनिंग, मतलब चमकीली हो जाएगी, ओके। एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेटलिक लस्टर। मैं पहले बता दूं कि लस्टर का मतलब क्या है, चमकीला हो जाना किसी चीज का। जब कोई चीज चमकती है तो हम उसको कहते हैं कि वो लस्ट्रस, ओके। उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी है हार्डनेस। तो देखो, जो मेटल्स होते हैं वो जनरली क्या है, हार्ड होते हैं, ठीक है। तो आई एम नॉट गोइंग टू रीड दिस स्टफ, ओके। यही लिखा है यहाँ पे कि जो मेटल होता है वो हार्ड होता है, तो आपको ये पता भी है, ठीक है। सो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास क्या है। नेक्स्ट में हमारे पास आया मैलिएबिलिटी। तो अच्छा, ये मैलिएबिलिटी एक इंपॉर्टेंट टर्म है बेटा, ठीक है, और ये एमसीक्यू में आपको बोर्ड एग्जाम्स में भी पूछा जा सकता है। तो इट इज द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी बीटन इनटू थिन शीट्स। ये एक एबिलिटी होती है, प्रॉपर्टी होती है मेटल्स की, कि आप उसको पीट करके पतली शीट्स में जो है कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। आप कोई भी, अगर कोई आयरन है ना, उसको अगर आप हथौड़े से पीटोगे तो वो पतली शीट में बदल जाएगी, और इसी प्रॉपर्टी को हम लोग मैलिएबिलिटी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गोल्ड है, सिल्वर है, ठीक है, ये ना मोस्ट मैलिएबल मेटल्स होते हैं, सबसे ज़्यादा मैलिएबल होते हैं, ठीक है। और दूसरी टर्म है हमारे पास डक्टिलिटी। तो ये डक्टिलिटी क्या है, डक्टिलिटी जो है ये भी एक एबिलिटी है मेटल की, कि हम जो मेटल है उसको पीट करके, ठीक है, क्या कर सकते हैं, मतलब पतली पतली वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसको हम पतली वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो होती है डक्टिलिटी। और जो उसको हम थिन शीट से बदल सकते हैं वो होती है मैलिएबिलिटी। आई होप ये क्लियर होगा। तो गोल्ड जो है ये मोस्ट डक्टाइल मेटल है हमारे अर्थ का,
ठीक है। 1 ग्राम गोल्ड जो है उसको हम लोग लगभग 2 किलोमीटर की लेंथ में बदल सकते हैं, ठीक है। अगर हम 1 ग्राम गोल्ड को वायर बनाना चाहें तो कितना 2 किलोमीटर लेंथ की जो वायर है वो हम बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी जो है मेटल्स को क्या करती हैं, अलग अलग शेप देने में भी हेल्प करती हैं। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। उससे पहले एक मैं पेज ले लेता हूँ क्योंकि डस्टर तो है नहीं एंड क्योंकि हमें रब भी करना होगा, तो जस्ट अ मिनट, पेज से ही काम चलाना पड़ेगा, ठीक है जी। ओके, तो आगे बढ़ा जाए। आगे है हमारे पास कंडक्टर ऑफ हीट। हाँ, बिल्कुल सही चीज़ है कि जो मेटल्स होते हैं बेटा वो क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं हीट के। अभी कंडक्टर का क्या मतलब है, हम कहते हैं कंडक्टर को हिंदी में कहते हैं सुचालक। सुचालक क्या मतलब है सुचालक का, सु का मतलब होता है बढ़िया, चालक का मतलब होता है जिससे कोई चीज़ चल पाए। तो सुचालक का मतलब है बढ़िया कोई ऐसा एलिमेंट जिससे बहुत बढ़िया मतलब क्या है ट्रांसफर हो पा रहा है। तो कंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर होता है जिसमें से कोई चीज़ पास हो जाए। फॉर एग्जांपल मैं अगर किसी एक मेटल की बात करता हूँ, तो अगर उस मेटल में से हीट क्या है एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे फ्लो हो रही है, या अगर करंट की बात करें तो करंट जो है क्या है अगर किसी मेटल से फ्लो कर पा रहा है तो हम कहते हैं कि वो क्या है कंडक्टर है हीट का। अगर हीट ट्रांसफर हो रही है उस मेटल से तो हम कहेंगे कि वो कंडक्टर है किसका, हीट का, ठीक है। और अगर इलेक्ट्रिसिटी हो रही है तो हम कहेंगे वो कंडक्टर है किसका, इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। तो क्लैंप एन आयरन और कॉपर वायर ऑन स्टैंड, कह रहा है कि एल्यूमिनियम और कॉपर वायर को क्या करना है हमने उसमें स्टैंड में रखना है और फिक्स ए पिन टू द फ्री एंड ऑफ द वायर यूजिंग वैक्स। अब जो फ्री एंड है वायर का, ठीक है, तो उसमें क्या करना है हमने पिन लगा देनी है, ठीक है, वैक्स को यूज करके, और उसको उस वायर को हीट करना है क्लैंप के पास में, ठीक है। और हीट जो है ट्रांसफर हो जाएगी वैक्स वाले एरिया की तरफ, ठीक है, और ये मेल्ट करेगी वैक्स को, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, देखो अगर आप पिन लेते हो, ठीक है, पिन में दूसरी साइड में आप वैक्स लगा रहे हो, एक साइड में अगर आप हीट दोगे तो ऑब्वियसली पूरी वो जो पिन है वो जब गर्म हो जाएगी तो ऑब्वियसली वैक्स तो पिघलेगी, है ना, एंड द पिन ड्रॉप्स, तो पिन क्या है वो गिर जाएगी, बट द मेटल वायर डज नॉट मेल्ट, लेकिन मेटल वायर नहीं गिरेगा या नहीं पिघलेगा। तो इसका मतलब है कि मेटल क्या है, गुड कंडक्टर है किसका, हीट का, और इसमें हाई मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं, ये याद रखना क्या होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट। दूसरा, सिल्वर और कॉपर जो है बेस्ट कंडक्टर है हीट, ठीक है जी, सिल्वर और कॉपर जो है बेस्ट कंडक्टर है हीट के, ये सब एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं, इसलिए ध्यान से समझना। उसका लीड और मरकरी जो है पुअर कंडक्टर होते हैं हीट के, ठीक है जी। तो आगे बढ़ेंगे अभी हम। उसके बाद है हमारे पास कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो जैसा भी हमने बात करी वही उसकी हीट के बारे में, वही सेम यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी में। सेट अप एन इलेक्ट्रिसिटी सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट, एक इलेक्ट्रिक सर्किट लेंगे हम, ठीक है, और उसमें एक मेटल रखेंगे, मेटल प्लेस ए मेटल इन द सर्किट, उस सर्किट में कहीं पे भी हम क्या रखेंगे, एक मेटल रखेंगे। सपोज करो ये हमारे पास क्या है, एक यहाँ पे कहीं हम मेटल लगा देते हैं, ये मान लो एक मेटल लगा दिया यहाँ पे, ये यहाँ पे हम बल्ब लगा देते हैं, ठीक है, और ये लीजिए ये है हमारे पास, ठीक है, ये हमारी बैटरी होगी, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। अब यहाँ पे हमने मेटल लगाया है, यहाँ बैटरी लगी, बैटरी से करंट पास हो रहा है, पीछे मेटल लगाया है। अब जब मेटल लगाओगे तो बल्ब क्या करेगा, ग्लो कर रहा होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि इस मेटल से बिजली जो है पास हो रही है, तो अगर बिजली पास हो रही है तभी वो बल्ब ग्लो करेगा ना, तो इसका मतलब है कि मेटल जो है क्या है, गुड कंडक्टर है किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। उसके बाद ये देखिए वही लिखा है यहाँ पे कि जो बल्ब है ग्लो करेगा और इंडिकेट करेगा कि मेटल जो है गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के, ओके। उसके बाद द वायर्स दैट कैरी करंट हैव ए कोटिंग ऑफ पीवीसी। अब जो वायर, जो वो वाली वायर जो क्या करती हैं, करंट को कैरी करते हैं, उनमें क्या होता है, एक पीवीसी की कोटिंग हो रखी होती है। आप लोग तार देखते हैं ना घर में, नीली पीली काली होती है, तो उसमें जो ऊपर जो लेयर होती है जिससे हम बच पाते हैं करंट से, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, पीवीसी। कौन सा एलिमेंट है वो, मतलब कौन सी कोटिंग हो रही होती है, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड की वहाँ पे कोटिंग हो रखी होती है, और वो हमें क्या करता है, इंसुलेट करता है, मतलब करंट से बचाता है, ठीक है, या रबर लाइक मटेरियल होती है, ठीक है, और दे आर इंसुलेटर्स टू प्रिवेंट फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक, ओके, पहले बता चुके। उसका सोनोरिटी क्या होती है, तो सोनोरिटी बेटा क्या होती है, तुम लोग को एक ना ये मतलब एबिलिटी है जिससे साउंड प्रोड्यूस होती है जब किसी हार्ड सरफेस पे हम क्या करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, ठीक है।
फॉर एग्जाम्पल आप अगर कोई लोहे में अगर हाथ मारोगे ना तो उसमें से आवाज़ आएगी। अब वो आवाज़ जो प्रोड्यूस हो रही है वो है सोनोरिटी, ठीक है जी। तो मेटल जो होते हैं जनरली क्या होते हैं, सोनोरस होते हैं, ताकि ये क्या किया जा सके, बेल्स वगैरह में यूज़ किया जाए, इसीलिए मतलब इनको बेल्स में यूज़ करते हैं। बेल में देखते हो क्या होता है, बेल में बेल कैसे काम करती है, ये देखो बेल है ना, इस बेल में देखो अंदर एक क्या है, लोहे का मेटल, मतलब मेटल है, और ये बेल भी मेटल है, ठीक है। तो ये जब इस पे स्ट्राइक करेगा तो क्या होगा, एक साउंड प्रोड्यूस होती है, दिस इज सोनोरिटी, ओके। और ये बैटरी स्विच बल्ब जो तुम्हें बना के दिखाया, ये वही वाली चीज़ है, ओके। आगे बढ़ा जाए फिर। उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमारे पास है दे आर वेरी फ्यू इन नंबर, ठीक है। कह रहा है कि ये बहुत कम, मतलब लेस नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज होती हैं। और ये जी एग्जाम्पल हमारे पास कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एटसेट्रा, ये सब क्या है हमारे पास मेटल्स हैं। और नॉन मेटल जो होते हैं सॉलिड्स और गैसेस होते हैं, सिर्फ और सिर्फ ब्रोमीन को छोड़ के। ये आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, जस्ट अ मिनट, रियली सॉरी। ये सब जो है हमारे पास, ये सब क्या है, ये नॉन मेटल्स हैं, ठीक है। दे आर वेरी फ्यू नंबर, जो नॉन मेटल होते हैं बहुत कम होते हैं, ठीक है। और कुछ नॉन मेटल्स के नाम है कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सब नॉन मेटल्स हैं। और नॉन मेटल जो होते हैं क्या होते हैं, नॉन मेटल्स आर सॉलिड भी हो सकते हैं, ये गैसेस भी हो सकती हैं, सिर्फ और सिर्फ ब्रोमीन को छोड़ के। ब्रोमीन एक नॉन मेटल तो है, बट ये क्या है, सॉलिड नहीं होता है, ये लिक्विड होता है। तो समवन कैन आस्क यू कि नेम ए नॉन मेटल व्हिच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। तो कौन सा लिक्विड होता है, ब्रोमीन होता है। ब्रोमीन जो है एकमात्र नॉन मेटल है जो क्या होता है, लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर में, ओके। उसके बाद ओनली फ्यू नॉन मेटल्स हैव सम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, कुछ ही नॉन मेटल हैं जिनके पास मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। तो उनके नाम देखते हैं, देखिए हमारे पास ये एलिमेंट है, मतलब ये हमारे पास क्या है, नॉन मेटल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये सिंबल लिखे हुए, एलिमेंट है या सिंबल है, जैसे ग्रेफाइट, ग्रेफाइट ये गलत लिखा है वैसे इन्होंने, ग्रेफाइट, ठीक है, ग्रेफाइट, कोल, सल्फर और आयोडीन, ओके। तो ये हमारे पास क्या है, एलिमेंट है, ओके। बट इनके जो इसका जो सिंबल है ग्रेफाइट का, वो सी नहीं होता, ठीक है। ग्रेफाइट का सिंबल सी नहीं होता है। तो ग्रेफाइट हो गया, फिर कोल, सल्फर और आयोडीन, ये हमारे पास एलिमेंट है। टाइप ऑफ सरफेस, यहाँ पे ग्रेफाइट की जो सरफेस होती है वो नॉन लस्ट्रस होती है, मतलब चमकीली नहीं होती है। उसके बाद जो कोल है उसका भी नॉन लस्ट्रस, सल्फर का भी नॉन लस्ट्रस, लेकिन जो आयोडीन है वो बेटा लस्ट्रस होता है, चमकीला होता है। हार्डनेस की अगर बात करें तो हमारे पास जो ग्रेफाइट है वो हार्ड होता है, ठीक है। कोल भी हार्ड होगा, सल्फर हार्ड नहीं होगा, और ना ही तो आयोडीन। मैलेबिलिटी की बात करें तो ग्रेफाइट जो है मैलेबल नहीं होता, कोल भी मैलेबल नहीं है, सल्फर भी मैलेबल नहीं है, और आयोडीन भी मैलेबल नहीं है। डक्टिलिटी की बात करें तो ग्रेफाइट भी नहीं है, ठीक है, कोल भी नहीं, सल्फर भी नहीं, आयोडीन भी नहीं, कोई भी डक्टाइल नहीं है। अगर कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन की बात करें तो देखो ग्रेफाइट जो है बेटा गुड कंडक्टर होता है, ये एक नॉन मेटल है जो क्या है, गुड कंडक्टर है किसका, इलेक्ट्रिसिटी का, ये याद रखना, ठीक है। तो ग्रेफाइट इज ए नॉन मेटल विच इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बाकी कोल, सल्फर, आयोडीन कोई भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। उसके बाद सोनोरिटी की बात करें तो किसी में भी सोनोरिटी नहीं होती है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है फिजिकल प्रॉपर्टीज इसकी, हमारे पास नॉन मेटल्स की, ठीक है। तो वी कैन नॉट ग्रुप एलिमेंट्स बेस्ड ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज अलोन, हम सिर्फ और सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज को देख करके जो ग्रुपिंग है मेटल्स और नॉन मेटल्स की नहीं कर सकते। कुछ और भी यहाँ पे एक्सेप्शंस हैं। एग्जांपल, मेटल्स एक्सेप्ट मरकरी आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास इसको मरकरी को छोड़ के, मरकरी क्या है, हमारे पास मेटल है जो कि सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। तो ये आपको एमसीक्यू में पूछेंगे। उसका मेटल्स जो हैं उनके पास हाई मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं, लेकिन गैलियम और सीजियम उनके पास बहुत लो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। दे मेल्ट कीप ऑन पाम, उनको अगर आप ध्यान में रखोगे तब भी ये पिघल जाएंगे, इतने ज़्यादा मतलब इसका मेल्टिंग पॉइंट। उसके बाद आयोडीन जो है एक नॉन मेटल है, लेकिन ये लस्ट्रस होता है, ठीक है, नॉन मेटल होने के बावजूद भी वो चमकीला है। उसके बाद कार्बन जो है नॉन मेटल है, जो कि क्या है, अलग अलग फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। जैसे जो अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो हमने पढ़ा था ना क्या होता है, वो एलोट्रॉप्स होते हैं, मतलब कार्बन जो है अपने अलग अलग डिफरेंट फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं एलोट्रॉप। जैसे डायमंड हो गया, वो क्या है, हार्डेस्ट सब्सटेंस है नेचर का, हमारे नेचर का जो है हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन सा होता है, डायमंड है, ठीक है। सॉरी,
एंड हैज़ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है काफ़ी ज़्यादा होता है। उसका ग्रेफाइट जो है कंडक्टर है, ठीक है, गुड कंडक्टर है इसका इलेक्ट्रिसिटी का, ऑलरेडी डिस्कस इन प्रीवियस स्लाइड। और अल्कली मेटल जैसे लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटाशियम, ये बहुत सॉफ्ट होते हैं और इनको हम लोग इजीली जो है चाकू से काट सकते हैं। ये ऐसे मेटल्स हैं और हम चाकू से काट सकते हैं, इतने मतलब ज़्यादा ये सॉफ्ट टाइप होते हैं, ठीक है। और दे हैव लो डेंसिटीज एंड लो मेल्टिंग पॉइंट्स। ऑब्वियसली डेंसिटी लेस होगी तभी तो कट रहा है इजीली, है ना, और मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत कम होता है। ओके, तो आगे बढ़ेंगे अभी हम नेक्स्ट स्लाइड पे। जस्ट मिनट। हाँ जी, उसके बाद है हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तो अभी हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे मेटल्स की। तो देखिए, एलिमेंट्स कैन बी मोर क्लियरली क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। जो एलिमेंट्स हैं उनको हम और भी अच्छे से क्लासिफाई कर सकते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। तो पहली प्रॉपर्टी है बर्न मैग्नीशियम रिबन, कलेक्ट द एसिड एंड डिसॉल्व इन वाटर। क्या करेंगे, मैग्नीशियम रिबन को जलाएंगे और जो उसकी जो राख है, ठीक है, जो मतलब जलने के बाद जो बनती है ना राख, उसको क्या करेंगे आप वाटर में डिसॉल्व करेंगे। तो इसमें क्या होगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, ठीक है। अगर आप मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं और उसकी बची हुई राख को अगर आप पानी में डिसॉल्व करते हैं तो आपके पास क्या बनेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। दूसरी तरफ यहाँ पे हमारे पास है बर्न सल्फर पाउडर, कलेक्ट द फ्यूम्स। आप सल्फर पाउडर को अगर जलाएंगे और इसमें से फ्यूम्स जो निकलेंगी, जैसे कि SO2 है ना, जो गैस निकलेगी, उसको क्या करेंगे, कलेक्ट कर लेंगे, एक टेस्ट ट्यूब रख देंगे, मतलब जो जलाओगे ना तो एक टेस्ट ट्यूब रख दोगे, उसमें वो जो है गैस भर जाएगी। जब बर्न कर रहे होंगे आप सल्फर को, आप क्या करोगे, कुछ वाटर जो है हमने इस टेस्ट ट्यूब में ऐड करना है, उसको शेक करना है, ठीक है। वाटर ऐड करोगे और शेक करोगे और जो सल्फरस एसिड है, ठीक है, H2SO4 SO3 सॉरी, सल्फरस एसिड जो है प्रोड्यूस होगी। क्या करोगे, सल्फर पाउडर को बर्न करोगे, उसमें से जो फ्यूम निकली उसको आपने क्या करना है, टेस्ट ट्यूब में भर लेना है और कुछ वाटर जो है इस टेस्ट ट्यूब में डाल देना है, उसको अच्छे से शेक करना है। तो हमारे पास सल्फरस एसिड बनेगा H2SO3, ठीक है। उसके बाद इस सोल्यूशन को टेस्ट करेंगे हम ब्लू और रेड लिटमस पेपर के साथ में, ठीक है। ब्लू लिटमस जो है रेड बन जाएगा, ठीक है। जब आप इस सोल्यूशन को ब्लू और रेड लिटमस पे टेस्ट करोगे तो ब्लू लिटमस जो है रेड बन जाएगा, क्योंकि H2SO3 क्या है, एसिडिक है। और हमने पढ़ा है पिछली क्लास में कि जो एसिड्स हैं वो ब्लू को किसे बदल देते हैं, रेड कर देते हैं, ठीक है। तो ये एसिड है तो ये वही कर रहा है। देखो कैसे होती है रिएक्शन, ये हमारे पास सल्फर, ये ऑक्सीजन, इसकी प्रेजेंस में SO2 बन गया। अब इस SO2 को हमने वाटर की प्रेजेंस में रिएक्ट कराया तो बन गया H2SO3 जो कि एक्वस है, ठीक है। तो ये वाला हम कर रहे थे, मैग्नीशियम रिबन को जलाया, एसिड कलेक्ट करी और उसको हम वाटर में डिसॉल्व कर देंगे। अब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो रहा है। अब इस सोल्यूशन को अगर आप टेस्ट करेंगे रेड और ब्लू लिटमस पेपर में, तो रेड लिटमस जो है ब्लू बन जाएगा, क्योंकि ये जो मैग्नीशियम रिबन है जो उसको जलाते हो तो ये जो मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है वो क्या है, वो तो एक बेस है ना। और बेस क्या करता है, रेड लिटमस को ब्लू बना देता है। तो ये वही हो रहा है, रिएक्शन देखो कैसे होगी, 2Mg है, O2 की प्रेजेंस में रिएक्ट करेगा तो 2MgO बनेगा। और अगर MgO को H2O की प्रेजेंस में रिएक्ट कराएंगे तो हमारे पास MgOH2 बनेगा, जो कि एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है जी। तो मोस्ट नॉन मेटल प्रोड्यूस एसिडिक ऑक्साइड्स व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। तो कह रहा है कि जितने भी नॉन मेटल हैं, मोस्टली नॉन मेटल, जितने भी नहीं, वो क्या करेंगे, एसिडिक ऑक्साइड्स प्रोड्यूस करेंगे जब उसको आप वाटर में डिसॉल्व करोगे, ठीक है। मोस्ट मेटल्स प्रोड्यूस बेसिक ऑक्साइड, और जो मोस्टली मेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं, बेसिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। कीप इट इन माइंड, यू कैन आस्क द MCQ दैट विच मेटल और नॉन मेटल प्रोड्यूस एसिडिक ऑक्साइड। तो आपने बताना है कि नॉन मेटल प्रोड्यूस एसिडिक ऑक्साइड एंड इफ समवन आस्क प्रोड्यूसेस बेसिक ऑक्साइड, तो यू हैव टू टेल कि मेटल्स प्रोड्यूस बेसिक ऑक्साइड्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है हमारे पास देखो व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल्स बर्न इन एयर। क्या होगा अगर मेटल को आप एयर की प्रेजेंस में जलाते हो। तो ट्राई टू बर्न वेरियस मेटल्स, हम क्या करेंगे, अलग अलग मेटल्स को जलाने की कोशिश करेंगे, एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, लीड, मैग्नीशियम, जिंक, सोडियम, है ना, ये सब फ्लेम के ऊपर। तो क्या होगा देखते हैं। सोडियम जो है इजीली बर्न कर जाएगा, लेकिन उसकी जो फ्लेम होगी ना, आप लोग +1 में पढ़ोगे, ये अलग अलग कलर्स वाला मतलब केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट ईयर बहुत अच्छे से। 10+1 में अगर आप साइंस लेते हो उसमें पूरी मतलब हमारे पास क्या है, एक्टिविटी है अलग अलग। जब आप मेटल को जलाते हो ना, अलग अलग कलर, यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट है बट +1 में पूरी एक्सप्लेनेशन है। तो देखो
सोडियम को जो आप इजीली मतलब क्या है इजीली बर्न कर जाएगा, जब जलाओगे ना उसको आप एयर की प्रेजेंस में वो इजीली जल जाएगा, बट येलो फ्लेम के साथ जलेगा, ठीक है। और मैग्नीशियम, वाइट, कॉपर, ब्लू, ग्रीन, जो मैग्नीशियम है वो वाइट कलर में जलता है। जब आप मैग्नीशियम को जलाएंगे तो इस कलर से जलेगा वो वाइट से, कॉपर जलाएंगे तो ब्लू ग्रीन कलर होगा, एल्यूमिनियम जलाएंगे तो ये भी वाइट कलर, ठीक है। उसके बाद मेटल सरफेस अपीयर्स सिल्वर वाइट आफ्टर बर्निंग। जो मेटल की सरफेस है ना वो कैसे दिखती है, जलने के बाद सिल्वर वाइट कलर की हो जाती है, ठीक है। उसके बाद रिएक्टिविटी जो है मेटल्स की ऑक्सीजन के साथ जो क्या है डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमने लिखी हुई है। सोडियम सबसे ज़्यादा, उससे कम मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लीड, कॉपर। ये हमारे पास क्या है एक्टिविटी है मेटल्स की, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ। तो सबसे ज़्यादा सोडियम रिएक्टिव होगा, सबसे ज़्यादा एक्टिविटी किसकी होगी सोडियम की, सबसे कम किसकी होगी कॉपर। जैसे जैसे होते जा रहे हो कम होता जा रहा है, ओके। तो अब उसके बाद है जो प्रोडक्ट्स जैसे मेटल ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, ये जो होते हैं सॉल्युबल होते हैं वाटर में, ठीक है। कीप इन माइंड कि मेटल ऑक्साइड जैसे सोडियम ऑक्साइड हो गया, ये सब क्या है सॉल्युबल होते हैं वाटर में, और जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं, ठीक है। मेटल ऑक्साइड जैसे सोडियम ऑक्साइड ये सब क्या है सॉल्युबल है वाटर में, जो बाकी के मेटल ऑक्साइड है वो इनसॉल्युबल है। सिर्फ और सिर्फ सोडियम ऑक्साइड जो है सॉल्युबल है, बाकी के जो है वो इनसॉल्युबल है। कीप इट इन माइंड। उसके बाद है हमारे पास लेट्स सी व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल्स बर्न इन एयर। क्या होगा अगर हम मेटल को एयर में बर्न करें, ठीक है। तो ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स कंबाइन विद O2 टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स। हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा कि जितने भी मेटल हैं वो O2 के साथ में कंबाइन होते हैं और क्या बनता है मेटल ऑक्साइड बनता है। जैसे मेटल है और ऑक्सीजन है दोनों को आप हीट कराओगे तो मेटल ऑक्साइड बनेगा, ठीक है। एग्जांपल है कॉपर को जब आप हीट करोगे ना एयर में तो ये क्या करेगा कॉपर 2 ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है। और जो CuO है ये कॉपर ऑक्साइड है, ठीक है। ये ब्लैक ऑक्साइड है, ठीक है। जैसे 2Cu है और O2 है, इसकी प्रेजेंस में हमें ट्वाइस ऑफ कॉपर ऑक्साइड बनेगा। और इसी तरह एल्यूमिनियम जो है फॉर्म करता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम को आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट कराएंगे तो आपके पास क्या बनेगा 2Al2O3 बनेगा, ओके। उसके बाद हमारे पास क्या होगा अगर हम मेटल्स को बर्न करेंगे एयर में। तो देखो मेटल ऑक्साइड जो है बेसिक होते हैं नेचर में, है ना। मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। कुछ मेटल ऑक्साइड जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, ये क्या है एसिडिक और बेसिक दोनों कैरेक्टर शो करते हैं, ठीक है। तो इस तरह के मेटल जो है क्या करेंगे सच मेटल ऑक्साइड्स व्हिच रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेसिस टू प्रोड्यूस सॉल्ट्स एंड वाटर आर कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ये याद रखना बेटा, ठीक है। वो वाले मेटल्स या नॉन मेटल्स, ठीक है। क्लास है क्या क्या कहते हैं मेटल ऑक्साइड जैसे कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया, जिंक ऑक्साइड, ये क्या करते हैं एसिडिक और बेसिक दोनों बिहेवियर शो करते हैं। कब जब मेटल ऑक्साइड रिएक्ट करेंगे एसिड और बेसिक दोनों के साथ में, और इसमें क्या है सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस होगा। और इस तरह की जो रिएक्शन होती हैं उनको हम लोग या ऑक्साइड हैं उनको हम लोग एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। क्या होते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड, वो वाले ऑक्साइड जो एसिड एज वेल एज बेस दोनों से रिएक्ट करेंगे उसको हम बोलते हैं कि वो कौन से ऑक्साइड्स हैं, वो है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। आई होप क्लियर होगा अभी तक। किसी को अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बताएंगे। ओके उसके बाद है हमारे पास हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट। अब हमने सब कुछ बात कर ली, ऑक्साइड्स पढ़ लिए है ना, और एसिड बेस कैसे क्या रिएक्ट होते हैं सब पढ़ लिया, ठीक है। अभी उसके बाद है हमारे पास कि मेटल और नॉन मेटल एक दूसरे के साथ में कैसे रिएक्ट करेंगे। तो देखो नोबल गैस जो होते हैं वो कंप्लीटली फिल्ड बैलेंस चलते हैं। मतलब क्या होती है नोबल गैसेस कौन सी होती है पता है ना, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, ठीक है। ये सब क्या है हमारे पास, ये सब नोबल गैसेस होती है। ये सब हमारे पास नोबल गैसेस। अभी नोबल गैसेस होती क्या है, नोबल गैसेस होती हैं जिनके लास्ट वाले शेल में कौन कौन से शेल होते हैं KLMN, है ना, ये शेल होते हैं। अब इसके जो लास्ट वाला शेल मतलब जैसे हीलियम है, ठीक है, तो उसके लिए अगर बात करें तो अगर जो लास्ट वाला शेल होगा मान लो K है तो इस K में लास्ट वाला शेल जो है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे टोटल, ठीक है। तो
वो वाले वो वाली गैसेस जिनके वैलेंस शेल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हों उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नोबल गैसेस बोलते हैं। ठीक है, तो नोबल गैसेस हैव ए कंप्लीटली फिल्ड एंड कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस शेल्स, सो दे शो लिटिल केमिकल एक्टिविटी। अब जो नोबल गैसेस होते हैं, नोबल क्यों नाम है, नोबल का मतलब क्या होता है पता है किसी, नोबल होता है मतलब बहुत ही नर्म व्यक्ति, ठीक है, जो मतलब बिल्कुल लड़ाई झगड़े वाला नहीं है, समझे, तो वो होता है हमारे पास क्या, नोबल गैसेस। तो नोबल गैसेस यहाँ पे क्या है, जो मतलब बिल्कुल ही रिएक्ट नहीं करेगी या ना के बराबर रिएक्शन होगा इसका, ठीक है, तो ये क्या करती है, शो लिटिल केमिकल एक्टिविटी, ठीक है। उसके बाद इट मीन्स रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स इज ए टेंडेंसी टू अटेनिंग कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस शेल। तो इसका मतलब है कि रिएक्टिविटी जो है एलिमेंट्स की वो क्या है, एक टेंडेंसी है, मतलब एक क्या है, काम है इसका कि जो कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस शेल है उसको अटेन करना, ठीक है। यानी कि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मतलब लास्ट वाला शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन भरना है, इसके लिए हम रिएक्टिविटी जो है करवा रहे थे। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है कुछ एलिमेंट्स की, ये नोबल गैसेस मैंने बताई, हीलियम, नियोन, आर्गन है ना, तो ये इनके सिंबल भी साथ में लिखे हुए हैं और यहाँ पे एटॉमिक नंबर लिखे हैं, ये नंबर ऑफ शेल्स। जैसे मैंने हीलियम की बात कही थी, हीलियम के के में लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि हीलियम के जो टोटल लास्ट में इलेक्ट्रॉन्स है वो 2 ही आ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इसका जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, 2 है, तो 2 है इसका मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए, फुल्ली फिल हो गया। इस तरह नियोन की बात करें तो नियोन का एटॉमिक नंबर 10 है, तो 2 इसमें आ जाएंगे, 8 इसमें आ जाएंगे, कंप्लीटली फिल है। इस तरह आर्गन है, 18 एटॉमिक नंबर है, पहले में 2 आ गए, दूसरे में 8, दूसरे में 8 है ना, तीसरे में, तो ये भी कंप्लीटली फिल है। इस तरह मेटल्स हैं कुछ, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, पोटाशियम, कैल्शियम, ठीक है, तो इनके देखो, इनके लास्ट वाले शेल में देखो वेरी कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, देखो इसके में चलो 8 आ गया, इसके में 8 नहीं है, इसके में भी 2 है, ठीक है, उसके बाद उसके नीचे वाले में भी 3 है, इसमें देखो ये कम्प्लीटली फिल्ड है, ठीक है, और सॉरी ये कम्प्लीटली फिल्ड नहीं है, ये भी हाफ फिल्ड है, या मतलब पूरा भरा हुआ नहीं है, कम इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी कम, ठीक है। देखो जितने भी मेटल्स हैं उनमें आपने क्या ऑब्जर्व करा कि उनके लास्ट वाले शेल में कंप्लीटली फिल नहीं होगा, कुछ कम इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। और इसमें नॉन मेटल्स में क्या होगा, इनके केस में जो नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन, क्लोरीन, फॉस्फोरस, सल्फर या फिर क्लोरीन, इनके एटॉमिक नंबर देखो, जैसे ये कुछ एग्जांपल है, ये और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। तो इनके लास्ट वाले शेल में क्या है, 4 से ऊपर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। जो लास्ट वाला शेल है नॉन मेटल्स का, उनके लास्ट वाले में तो आप ऑब्जर्व करोगे कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो 4 से ऊपर होंगे। मेटल्स में क्या होंगे, 4 से कम होंगे, 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, ठीक है, लेकिन कभी भी 0 नहीं हुआ। और जो नोबल गैसेस है उनके लास्ट वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, मतलब ये जो है कंप्लीटली फिल्ड होते हैं, ठीक है, लास्ट वाला शेल जो है कंप्लीटली फिल्ड होगा इसका। बट इसके मेटल्स के केस में क्या होगा, लेस देन कितना होगा, 4, 4 से कम होगा, इसमें क्या होगा, 4 से ज़्यादा होगा, ठीक है जी। इसकी बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स की, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद है बेटा हाउ टू, वही कंटिन्यू कर रहे हैं, इस सोडियम एटम हैज 1 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल। देखो सोडियम क्या होता है, सोडियम होता है Na, ठीक है। अब ये सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है, एटॉमिक नंबर होता है 11। तो अगर इसकी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो पहले में कितने होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में होंगे 8, लास्ट वाले में 1, यानी कि लास्ट वाले शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो वही कह रहा है कि इस सोडियम एटम हैज 1 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इफ इट लूजेस द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम n शेल देन इट्स l शेल बिकम्स द आउटर मोस्ट शेल। तो अगर हम इसके लास्ट वाले में से क्या करें, ये 1 इलेक्ट्रॉन को निकाल दें, ठीक है, ये वाला जो है निकाल लो, मान लो उसको हमने रिमूव कर दिया, तो ये वाला जो है ये लास्ट शेल बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ये लास्ट शेल बन जाएगा, और ये कंप्लीटली फेल भी है। तो यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन इसने किसी को दे दिया, उसका मतलब क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो Na पॉजिटिव बन गया। अब Na पॉजिटिव की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, पहले में 2, दूसरे में 8, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास, ये क्या है, नोबल गैस बन गया। Na पॉजिटिव जो है एक नोबल कॉन्फ़िगरेशन होगी, क्या होगी, नोबल कॉन्फ़िगरेशन। आई होप क्लियर होगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, अब क्या है, देखो स्टेबल ऑक्टेट हो गया। अब जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 10 है, लेकिन जो न्यूक्लियस है उसमें
जो प्रोटॉन्स हैं वो अभी भी 11 है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे नेट पॉजिटिव चार्ज जो है सोडियम कैटायन के ऊपर आ जाता है Na पॉजिटिव, जो कि बन गया। उसके बाद क्लोरीन जो है उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में। क्लोरीन जो है उसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उसको एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए जो क्या है कंप्लीट करें आउटर। तो देखो क्लोरीन का क्या होता है हमारे पास, उसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है, उसका एटॉमिक नंबर होता है 17, है ना। तो पहले में 2, अगले में 8 और अगले में 7 होता है, ठीक है। ये क्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, ओके जी। अब यहाँ पे 7 है तो इसको एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए ताकि ये क्या है स्टेबल हो जाए, मतलब लास्ट में फिल हो जाएगा ना। तो क्या करेंगे, क्लोरीन जो है क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। जब एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये बन जाएगा 8 और इसके ऊपर एक चार्ज आ जाएगा, क्योंकि जब किसी से लेते हैं उठा लेते हैं तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये बन जाएगा Cl नेगेटिव और इसका ऑक्टेट हो जाएगा पूरा, ठीक है। ये देखिए सोडियम एटम है ये, ठीक है। ये क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है, ठीक है। तो ये सोडियम आयन बन गया। ये क्लोरीन एटम है, ठीक है, इसने इलेक्ट्रॉन उससे ले लिया तो क्या बन गया, क्लोराइड आयन बन गया। ओके, आई होप अब तक क्लियर होगा आप लोगों को। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए जब सोडियम रिएक्ट करता है ना क्लोरीन के साथ, तो इलेक्ट्रॉन जो लॉस्ट करता है सोडियम वो क्लोरीन ले लेता है, ठीक है। और जो क्लोरीन है वो स्टेबल ऑक्टेट मिल जाता है उसको, और टोटल जो है 18 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं Kl शेल में। लेकिन जो न्यूक्लियस है उसके पास सिर्फ 17 प्रोटॉन्स होते हैं। तो जो क्लोरीन एटम है उसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा जो कि उसको क्लोराइड बना देगा, Cl नेगेटिव आयन बना देगा। तो Na और Cl ये क्या है, गिव एंड टेक का काम करते हैं। ये हमने रिएक्शन पढ़ी है ना, जैसे Na है तो Na क्या करेगा, दे देगा, तो Na पॉजिटिव हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन देखो दे रहा है, ठीक है, मतलब चला गया, ठीक है। उसके बाद क्लोरीन है 287 था, एक इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया तो नेगेटिव हो गया, तो 288 हो गया, ठीक है। तो अब देखो Na के पास क्या था, हमारे पास Na के पास एक इलेक्ट्रॉन था, ठीक है। और क्लोरीन क्या था हमारे पास, क्लोरीन के पास कितने थे, 1 2 3 4 5 6 और एक 7, ठीक है। तो ये Na पॉजिटिव और इसके पास ये होगा, ठीक है। अब ये दोनों क्या करेंगे, जब बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे तो क्या होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो Na, ठीक है, ये दोनों ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, क्लोरीन का यहाँ पे था, ये Cl के पास 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये हमारे पास देखो इसका ऑक्टेट पूरा होगा कि नहीं, देखो Na के हमने कितने पूरे करने थे, ठीक है, सॉरी क्लोरीन के 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका 8 पूरा हो गया ना, 8 इलेक्ट्रॉन इसके पूरे हो गए ना। और Na ने इसको दिया तो ये Na पॉजिटिव हो गया, इसने दिया तो ये Na नेगेटिव हो गया, ठीक है। ये वही बता रहा है, Na के पास एक इलेक्ट्रॉन था, इसने इसको दे दिया, ये देखो Na पॉजिटिव हो गया, Cl नेगेटिव हो गया। इस तरह से यहाँ पे हमारे पास ये जो काम है फॉर्मेशन है सोडियम क्लोराइड की, इस तरीके से होती है। पिछले चैप्टर में हमने ये तो पढ़ लिया था कि क्या बनता है, सॉल्ट बनता है, NaCl बनता है, पर कैसे बनता है वो नहीं पढ़ा था, वो हम यहाँ पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो बीइंग ऑपोजिटली चार्ज, अब देखो ये दोनों जो है ऑपोजिटली चार्ज है, ठीक है। सोडियम और क्लोराइड आयन जो है क्या है, हेल्ड कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा, ठीक है। यू हैव क्लास एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब जो Na और Cl है इन दोनों के बीच एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जिसके द्वारा एक दूसरे को हेल्ड करके रखे हुए हैं और सोडियम क्लोराइड जो है एग्जिस्ट कर रहा है। तो NaCl क्या करेगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। NaCl डज नॉट एग्जिस्ट एज मॉलिक्यूल, ये एज ए मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन जो एग्रीगेट पॉजिटिव चार्ज है आयंस के बीच में, मतलब इसमें Na पॉजिटिव इसमें NaCl नेगेटिव है, इस फॉर्म में ये एग्जिस्ट कर रहा है। आपको पता ही होगा मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं और कंपाउंड्स क्या होते हैं। मॉलिक्यूल्स 9th में पढ़ा होगा ना, मॉलिक्यूल्स कंपाउंड है ना। तो मॉलिक्यूल क्या होते हैं, जब हम कोई जैसे सेम 2 एलिमेंट्स हैं, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के अगर आप 2 एलिमेंट ले लोगे तो हम कहेंगे ये H2 मॉलिक्यूल है। लेकिन वही कंपाउंड की अगर बात करें तो 2 या 2 से ज़्यादा अगर एलिमेंट हम इकट्ठे करते हैं, ठीक है, और उससे एक नया कंपाउंड बनता है, मतलब जैसे ग्रुप बन गया, तो ये जो है हमारे पास कंपाउंड होगा। क्योंकि देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर बॉन्ड बना रहे हैं और ये हमारे पास कंपाउंड होगा। मॉलिक्यूल क्या होते हैं, सेम एटम के साथ हाइड्रोजन एलिमेंट के साथ जब बॉन्ड बनेगा तो वो होता है मॉलिक्यूल। ओके, ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं फिर। तो अभी हमारे पास है फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। तो देखो यहाँ पे हमारे पास मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम की कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास है 2,8,2 और इसकी आउटर मोस्ट शेल पे हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं।
तो जब ये ब्रेक डाउन करेगा, डिसोसिएट होगा, तो हमारे पास Mg2 पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से हम क्या है किसी को दे देंगे, जिससे क्या है हमारे पास ये जो कॉन्फ़िगरेशन है वो स्टेबल हो जाएगी। तो ये बन जाएगी 2,8, जिसको हम मैग्नीशियम कैटायन बोल देंगे। Mg2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि हम 2 इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं किसी को। तो इसी तरह हमारे पास यहाँ पे क्लोरीन था, क्लोरीन की हमने देखी थी कॉन्फ़िगरेशन थी वो कितनी थी 17 हमारे पास इसका एटॉमिक नंबर है, तो इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होगी 2,8,7 होगी, यानी कि लास्ट वाले शेल में हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हमें एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि ये स्टेबल हो जाए। तो हम क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन किसी से लेंगे, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास Cl नेगेटिव, यानी कि क्लोराइड है। तो इसकी ये भी जो है अपनी स्टेबल पोजीशन में या अपनी स्टेबल स्टेट में आ जाएगा। तो अभी हम देखेंगे कि ये कैसे रिएक्ट कैसे करता है। सी वी हैव मैग्नीशियम एलिमेंट एंड वेयर इज क्लोरीन। तो मैग्नीशियम के पास हमने देखा था कि मैग्नीशियम जो है Mg2 पॉजिटिव स्टेट में है, तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन जो है मिल पड़े हैं। और जो क्लोरीन है, क्लोरीन के पास हमने देखे थे 7 इलेक्ट्रॉन थे। तो यहाँ पे हमें 2 क्लोरीन एटम चाहिए ताकि हम इसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करवा सकें। तो 2 क्लोरीन जो है यहाँ पे हमारे पास इस तरीके से पड़े हुए हैं और इनके जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन पड़े हैं। तो ये क्या करेगा, हमारे पास यहाँ पे 2 Mg यूज़ करेंगे, तो हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन जी वाले होंगे और यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन है। ये जब इसे रिएक्ट करेगा तो ये बनेगा Mg2 पॉजिटिव जो कि यहाँ पे बन रहा है, और यहाँ पे इसके ऊपर चार्ज आएगा नेगेटिव, Cl नेगेटिव। तो इस तरीके से हमारे पास जो बॉन्ड फॉर्मेशन है वो हो रही है। द कंपाउंड फॉर्म बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम आयनिक कंपाउंड या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स कहते हैं। वो वाले बॉन्ड्स जो आयंस एक्सचेंज से या आयंस की शेयरिंग से बनते हैं उनको हम लोग आयनिक कंपाउंड्स या आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन कह देते हैं। इसके बाद है हमारे पास प्रॉपर्टीज क्या होती हैं आयनिक कंपाउंड्स की। इट वाज आस्क्ड इन द ईयर 2021 बोर्ड एग्जामिनेशन, तो लिसन इट केयरफुली। क्या प्रॉपर्टीज है आयनिक कंपाउंड्स की? तो देखो हमने क्या करना है, कुछ सॉल्ट्स के सैंपल लेने हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया, हमने भी बनाया था पिछली स्लाइड में कि सोडियम क्लोराइड कैसे फॉर्म होता है। अभी हम उसी को क्या है एक सैंपल के तौर पे लेंगे और पोटाशियम आयोडाइड लेंगे, ठीक है, और साथ में बेरियम क्लोराइड चाहिए हमें। तो देखो ये हमारे पास क्या है, एक वेसल है या बीकर है, कह लो उसको, बीकर है हमारे पास, और इसमें हमारे पास सॉल्ट सॉल्यूशन है, ठीक है, जिसको हम टेस्ट करने वाले हैं। इसमें हमारे पास ये 2 ग्रेफाइट रोड्स है, ठीक है, और यहाँ इसको हम बैटरी से कनेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे एक बल्ब कनेक्ट कर दिया और स्विच यहाँ पे लगी हुई, ठीक है। अब क्या करोगे आप, एक ये हमारे पास क्या स्टैंड है, इसमें एक बर्नर को मतलब आपने क्या करना है, जलाना है, और इसके ऊपर एक सैंपल, ठीक है, जिसमें स्पैटुला हो, उसको आपने क्या करना है, हीट करना है। जब इस सॉल्ट सैंपल को आप हीट करेंगे स्पैटुला में, ठीक है, तो क्या होगा, हमारे पास ये रिएक्शन अगर होगी, और इसके बाद जो हीट सैंपल है फ्लेम में, जो स्पैटुला यूज़ करके आप कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि मेल्ट नहीं करेगा, ठीक है, और जो फ्लेम का कलर है वो चेंज हो जाएगा। जो NaCl है वो ऑरेंज येलो कलर का हो जाएगा। सोडियम क्लोराइड जो आप जला रहे हैं, जब आप सोडियम क्लोराइड जो हम हीट करेंगे, ये इस कलर का हो जाएगा, ये ऑरेंज येलो का हो जाएगा, और जो पोटाशियम आयोडाइड है वो वायलेट कलर का होगा। इस तरीके से जो बेरियम क्लोराइड को इसमें आप लगा करके स्पैटुला में लगा करके आप हीट करेंगे तो वो जो है ग्रीन कलर देगा, ठीक है। और ये जो सर्किट हमने बनाया था, ठीक है, इसमें हमने इलेक्ट्रोड्स इंसर्ट करे ना, और सॉल्ट सॉल्यूशन है इसमें, तो ये क्या है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। और ये हमने पिछले चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ा था कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है। इसमें अगर H2 है तो जब इसमें आप इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो क्या होगा, ये H पॉजिटिव और O2 नेगेटिव में जो है ब्रेक करेगा, ठीक है। ये आपने अपने आयंस से जो है ब्रेक हो जाएंगे, और जब आयंस होंगे तभी तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगी। हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था, ठीक है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले उसको देखो, फिर पार्ट पे आना। नेक्स्ट है हमारे पास आयनिक कंपाउंड्स की जनरल प्रॉपर्टीज और है, ठीक है। उसमें से पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो जो हमारे पास आयनिक कंपाउंड होते हैं ना, ये बेसिकली सॉलिड्स होते हैं और हार्ड होते हैं, ठीक है, क्योंकि इनमें क्या है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के बीच में वो लग रही होती है, इसीलिए क्या है, ये हार्ड और सॉलिड होते हैं। और ये ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल का मतलब होता है वो वाली चीज़ जो आसानी से टूट जाए, ठीक है। कोई भी ऐसी चीज़ जो आसानी से टूट जाए उसको हम कहते हैं कि वो ब्रिटल है, ठीक है। तो दे आर ब्रिटल एंड ब्रेक इनटू पीसेस, मतलब ये ब्रिटल होते हैं और आसानी से इनको हम पीसेस में तोड़ सकते हैं। एग्जाम्पल, ये सॉल्ट ऑफ क्रिस्टल है, ठीक है।
क्रिस्टल्स के सॉल्ट होंगे, ठीक है। और ये हमारे पास हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स भी इसका होता है। जो आयनिक कंपाउंड है उनका हाई मेल्टिंग होगा और हाई बॉइलिंग पॉइंट होगा। उसका रीज़न क्या है? सेम कि जो यहाँ पे हमारे पास बॉन्ड फॉर्मेशन है वो आयंस को यूज़ करके हो रही है, और जो इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो उन बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए हमें क्या है, ज़्यादा मेल्टिंग, ज़्यादा मतलब हमें हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, इसलिए वो काफ़ी देर से टूटेंगे। इसलिए हम कहते हैं कि क्या है, हाई मेल्टिंग पॉइंट है उसका। और बॉईल करेंगे तो उसमें भी बॉन्ड ब्रेक होने में टाइम लगेगा, इसलिए कहते हैं कि उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी काफ़ी हाई है। ये इसलिए होता है कि जो एनर्जी जो चाहिए ना ब्रेक बॉन्ड, जो बॉन्ड बनेगा उसको ब्रेक करने के लिए, तो उसमें स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक अट्रैक्शन होता है। और उसके बाद है हमारे पास सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी की अगर बात करें तो जनरली सॉल्युबल होते हैं वाटर में, लेकिन इनसॉल्युबल होंगे केरोसिन में, ठीक है, या पेट्रोल में, डीजल में, इन सब चीज़ों में ये इनसॉल्युबल होंगे। लेकिन ये किसमें, वाटर में जो है इजीली मतलब सॉल्युबल होंगे। उसके बाद कुछ आयनिक कंपाउंड जहाँ पे दिए हैं, इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हमने लिख रखे हैं। तो NaCl जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 1074 केल्विन, और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है, 1686 केल्विन। ओके, इस तरह लिथियम क्लोराइड है उसका 887 है और बॉइलिंग पॉइंट 1600 है। कैल्शियम क्लोराइड जो होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है 1045 होता है और बॉइलिंग पॉइंट जो है 1900। इसी तरह कैल्शियम ऑक्साइड की अगर बात करें तो उसमें 2850 जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है और बॉइलिंग पॉइंट जो है उसका 3120 होता है। और मैग्नीशियम क्लोराइड है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है 981 केल्विन और बॉइलिंग पॉइंट जो है 1685 केल्विन होता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये पार्ट क्लियर होगा कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं और ये कैसे इफेक्ट करते हैं आयनिक बॉन्ड्स को, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास कंडक्शन है, ठीक है, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो क्या आपके हिसाब से आयनिक बॉन्ड कंडक्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी या हीट या नहीं? तो नाम से ही आपको क्लियर होना चाहिए। मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी तभी कंडक्ट करेगी अगर उसमें आयन्स होंगे। तो इसका तो नाम ही है आयनिक कंपाउंड, है ना, तो इसमें मतलब आयन्स होंगे। तो क्या आपके हिसाब से होनी चाहिए कि नहीं, देखते हैं। आइए, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की अगर बात करें तो इट अकर्स थ्रू ए सॉल्यूशन बाय द मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। हमने बात करी थी ना, जो इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रिसिटी का जो कंडक्शन है तब होता है जब क्या हो कि सॉल्यूशन में मूवमेंट हो रही हो चार्ज पार्टिकल्स। तो यहाँ पे तो वो हो रही है, सॉल्यूशन ऑफ एन आयनिक कंपाउंड इन वाटर कंटेन्स आयंस, राइट, एंड व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास आयंस मूव टू अपोजिट साइड। पहले क्या है, उसमें आयंस तो होते हैं, लेकिन जब हम उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, ये जो आयंस हैं ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। अगर ये हमारे पास जैसे दो हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रोड है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो जो नेगेटिव वाले हैं वो पॉजिटिव की तरफ जाएंगे, पॉजिटिव वाले नेगेटिव की तरफ ऑपोजिटली चार्ज की तरफ भागना शुरू करेंगे। और जो सॉलिड आयनिक कंपाउंड्स हैं वो कभी भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि आयन कभी भी जो है रिजिडिटी कारण मूव नहीं कर पाते, ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटी तभी कंडक्ट होगी जब आयन मूव करेंगे, बट ये तो हार्ड है ऑलरेडी, ठीक है, और ये हार्ड है तो इसमें आयन मूव नहीं कर सकते, आयन मूव नहीं कर सकते तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है आपकी जो है ट्रांसफर नहीं हो सकती या फिर कंडक्शन नहीं हो सकता। लेकिन ये कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जब मोल्टन स्टेट में हो, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है आयंस के बीच में, ठीक है, क्या है हीट को ओवरकम कर जाती है और उसी कारण यहाँ पे कंडक्शन हो पाती है। और क्योंकि जब हीट क्या करेगी, ओवरकम कर जाएगी इसको, हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, तो जो आयंस हैं वो फ्रीली मूव करने लगेगी और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाएगी, ठीक है जी। ये हमारे पास जैसे ये सॉल्ट वाटर मिल गया था, दो इलेक्ट्रोड्स लिए थे, एक बल्ब लगाया हुआ है, बैटरी से कनेक्ट किया है, ठीक है। तो ये देखो जब इसमें से आप बिजली पास करोगे तो क्या होगा, ये जो पॉजिटिव वाले इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, सॉरी पॉजिटिव वाले इधर, नेगेटिव वाले इधर, इससे क्या होगा आयंस ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो इससे क्या है हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कंडक्ट करना स्टार्ट कर देगी। उसके बाद है अपीयरेंस ऑफ मेटल्स। हमारे अर्थ में सारे मेटल्स फाइट हो जाते हैं, पर ये कैसे मतलब एग्जिस्ट करते हैं? क्या जो आप लोग गोल्ड यूज़ करते हो डायरेक्ट आपको उसी फॉर्म में मिल जाता है? कहाँ मिलता है, कैसे मिलता है, ठीक है। और जैसे पेट्रोलियम हो गया, मिनरल्स जो भी हैं, क्या ये सब ऐसे ही मतलब अर्थ में मिल जाते हैं, कहीं भी मिलते हैं? तो उसको देखते हैं कैसे क्या है। ये अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ अपीयरेंस ऑफ मेटल्स। अपीयरेंस ऑफ मेटल्स पढ़ने जा रहे हैं।
तो देखो अर्थ क्रस्ट इज द मेजर सोर्स ऑफ मेटल्स। अर्थ की जो क्रस्ट है वही मेजर सोर्स है हमारे मेटल्स का। जितने भी मेटल्स वगैरह है ना मोस्टली जो है अर्थ की क्रस्ट पे ही मिलते हैं, ठीक है जी। एंड दे आर फाउंड इन द फ्री स्टेट और एज कंपाउंड्स। या तो ये फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, मतलब फ्री स्टेट समझते हो, लाइक जैसे हमारे हमें मिलते हैं ना वैसे ही, और या तो कंपाउंड के फॉर्म में मिलते हैं, मतलब इनके साथ कुछ इम्प्योरिटीज वगैरह साथ में अटैच होती हैं, ठीक है। उसके बाद में है सी वाटर ऑल्सो कंटेन सॉल्युबल सॉल्ट सच एज सोडियम क्लोराइड। अब जो सी वाटर होता है, सी वाटर समझते हो, जो सी में सागर में पानी पाया जाता है, ठीक है, उसमें क्या है कुछ सॉल्युबल सॉल्ट्स होते हैं। सॉल्युबल सॉल्ट्स मतलब जो उसमें पानी में घुल सकते हैं। फॉर एग्जांपल है यहाँ पे हमारे पास सोडियम क्लोराइड हो गया, मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया, ये सब क्या है कुछ कॉमन सॉल्युबल सॉल्ट्स हैं जो सी वाटर में पाए जाते हैं। उसके बाद जो एलिमेंट्स हैं ये कंपाउंड्स हैं जो नेचर में मतलब हमें अर्थ की क्रस्ट में मिलते हैं, ठीक है, उसको हम लोग मिनरल्स बोलते हैं। ये याद रखिएगा, डेफिनेशन भी आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में डायरेक्ट। डिफाइन क्या डिफाइन करोगे? मिनरल्स। तो वहाँ पे आपने लिखना है द एलिमेंट्स और कंपाउंड्स विच अकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट आर कॉल्ड मिनरल्स। वो वाले सब्सटेंस या कंपाउंड या फिर एलिमेंट जो नेचर में क्या है अपने आप से अर्थ की क्रस्ट में मिलते हैं, पाए जाते हैं, उनको हम लोग मिनरल्स कह देते हैं। तो इसको आपने एज इट इज याद रखना है, क्योंकि डेफिनेशन का मतलब होता है जो टर्म में जैसे लिखाई हुई है उसको आपने वैसे ही लिखना है, ठीक है। और अगर उसको एक्सप्लेन करने के लिए कहा जाए फिर आप उसको मतलब अपनी भाषा में कर सकते हो, बट यहाँ पर आप इसको ऐसे ही लिखोगे और उसके बाद कुछ एग्जाम्पल भी आप लिख सकते हो। उसके बाद मिनरल्स दैट कंटेन अ वेरी हाई परसेंटेज ऑफ पर्टिकुलर मेटल आर कॉल्ड ओर्स। अब मिनरल तो आपको क्लियर होगा कि अर्थ के क्रस्ट पे नेचुरली जब कोई हमें एलिमेंट या कंपाउंड मिलेगा उसको आप लोग मिनरल कहते हैं, ठीक है। अब ये जो मिनरल्स हैं इनमें क्या है जब हाई परसेंटेज हो किसी मेटल की जिसको आप लोग इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्ट कर सको और मतलब इकोनॉमिकली क्या है बेनिफिशियल हो, तो उसको हम लोग ओर्स बोल देते हैं। फॉर एग्जांपल कोई मिनरल मान लो जैसे गोल्ड ही है, गोल्ड की बात करें। अब अगर गोल्ड जो है आपका प्योर पाया जाएगा, ठीक है, तो वो तो आपका फ्री स्टेट वाली कंडीशन होगी। अब मिनरल यहाँ पे मिनरल को हम लोग और बोल रहे हैं, तो ये और क्या है जब इस मिनरल के साथ में कुछ इम्प्योरिटीज होंगी, ठीक है, लेकिन हाई परसेंटेज होगी किसकी? गोल्ड की, तो हम उसको ओर कह देंगे, वो होते हैं ओर्स। तो द मिनरल्स दैट कंटेन वेरी हाई परसेंटेज ऑफ पर्टिकुलर मेटल आर कॉल्ड ओर्स। ओके, उसके बाद है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। बेसिकली इट इज द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। इसमें से क्वेश्चन आपको जरूर आ सकता है, ठीक है। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स का मतलब क्या है? अब हमें अर्थ की क्रस्ट में मेटल्स तो मिल गए, अब उन मेटल्स में से हमने क्या है अलग अलग जो एलिमेंट्स हैं जो हमें कंपाउंड चाहिए उनको हमें अलग करना होता है। तो वो कैसे करेंगे? तो ये रिएक्टिविटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। मेटल जो है तीन तरह के होते हैं, एक होते हैं मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी, एक होते हैं मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी और एक होता है मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी। तो तीन तरह के हमारे पास क्या है मेटल होते हैं। तो मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी में क्या है जो मेटल जो एक्टिविटी सीरीज के सबसे नीचे पाए जाते हैं, ठीक है। हमने ये पढ़ा भी था ना पिछले चैप्टर में रिएक्टिविटी सीरीज। ये देखो पोटाशियम सबसे ज़्यादा जैसे जैसे नीचे आता है ना तो मतलब कम रिएक्टिव हो जाएगी, जैसे जैसे नीचे आओगे तो रिएक्टिविटी जो है आपकी वो डिक्रीज करती जाएगी, ठीक है। तो पोटाशियम इसमें से सबसे ज़्यादा हाई रिएक्टिव होगा और ये आपका जो गोल्ड है वो सबसे कम है। तो यहाँ पे मेटल जो है लो रिएक्टिविटी की वो क्या है कि मेटल्स एट द बॉटम ऑफ द एक्टिविटी सीरीज, वो वाले मेटल जो इस एक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे है वो होते हैं आपकी क्या मेटल्स विद लो रिएक्टिविटी, ठीक है। एंड दे आर फाउंड इन फ्री स्टेट, एग्जांपल गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम एंड कॉपर। एंड दिस कैन बी आस्क्ड इन द एमसीक्यू फॉर्म दैट विच मेटल्स आर फाउंड इन ए फ्री स्टेट। तो वहाँ पे आप आंसर लिखेंगे गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, कॉपर, ये, ठीक है। अगर एमसीक्यू में आएगा तो अगर तो आपको दो तीन मिलेंगे तो फिर आप ऑल टिक लगाएंगे, अगर आपको कोई पर्टिकुलर एक कोई मिल जाता है जैसे गोल्ड हुआ उसमें तो गोल्ड को टिक करेंगे, प्लैटिनम हुआ तो प्लैटिनम को करेंगे, ठीक है। उसके बाद Cu यानी कॉपर और सिल्वर ये जो है कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं एज ए सल्फाइड या फिर ऑक्साइड ओर, ठीक है। सल्फाइड ओर हो सकते हैं या फिर ऑक्साइड ओर की फॉर्म में भी पाए जा सकते हैं। उसके बाद मेटल जो है हमारे पास मीडियम रिएक्टिविटी, तो ये कौन से देखो मेटल जो एक्टिविटी सीरीज के मिडिल में आते हैं, ठीक है। ये जो आपके क्या है
सबसे ऊपर वाले ये बॉटम सॉरी मिडल वाले, और ये सबसे नीचे वाले। तो सबसे नीचे वाले तो क्या है, लो रिएक्टिविटी वाले हैं, ये क्या है मिडल वाले, और ये जो है हाई रिएक्टिविटी। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं मीडियम रिएक्टिविटी की। तो वो वाले मेटल्स जो मिडल में है रिएक्टिविटी सीरीज की, ये देखिए ये है ना मिडल में, ठीक है, ये वाले मेटल्स की बात कर रहे हैं एक्टिविटी सीरीज के मिडल में है, जैसे जिंक हो गया, आयरन हो गया, लीड हो गया। ठीक है, तो ये मेनली जो है ऑक्साइड, सल्फाइड या कार्बोनेट्स के फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में है मेटल जिनकी रिएक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा है। तो मेटल्स एट द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज ये देखो, ये वाले पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, दे आर हाईली रिएक्टिविटी मेटल्स। तो मेटल एट द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम, दे आर नेवर फाउंड इन नेचर इन फ्री स्टेट, कभी भी ये फ्री स्टेट में नहीं मिलेंगे। ऑल्सो मैनी मेटल्स आर ऑक्साइड्स, क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो बहुत रिएक्टिव होता है और बहुत ही अबंडेंट होता है अर्थ में। ठीक है, तो इसी के कारण जो ओर्स हैं कई सारे मेटल्स की वो ऑक्साइड्स होते हैं। आई होप अभी तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, सब कुछ क्लियर होगा। पीपल हैव स्टिल एनी डाउट यू कैन कमेंट डाउन एंड आई विल चेक इट। उसके बाद में हमारे पास है, देखो ये हमारे पास ओर जो है, ओर्स में से हम मेटल कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली देखो कुछ स्टेप्स होते हैं मेटल एक्सट्रैक्ट करने के, प्योर मेटल एक्सट्रैक्ट करने के ओर से। तो ये आपको एक डायग्राम के फॉर्म में है। ठीक है, इस डायग्राम से हम पहले समझेंगे, वी विल बी डिस्कसिंग ऑल द स्टेप्स। ओके, ब्रीफली सबसे पहले देखो आपके पास आपको अर्थ की सरफेस में ओर मिली है। अब इस ओर को आपने क्या करना होता है, कंसंट्रेशन करनी है। ठीक है, ये सारी जो टर्म्स हैं हम डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। तो सबसे पहले हमें ये नेचर में मिला, क्या ओर मिला, नेचर में आपको जो ओर मिला उसकी आपने क्या करनी है, कंसंट्रेशन करनी है। ठीक है, और जब ये कंसंट्रेशन हो जाएगी उसके बाद हमारे पास जो है इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक तो मेटल जो हाई रिएक्टिविटी वाले हैं, एक मेटल जो मीडियम रिएक्टिविटी वाले हैं, और एक जो लो रिएक्टिविटी वाले हैं। ठीक है, इसके बाद जो मेटल हाई रिएक्टिविटी वाले हैं ना, उनको हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं मोल्टन ओर का, और फिर हमें वो प्योर मेटल जो है मिल जाता है। और दूसरा जो मीडियम रिएक्टिविटी वाले हैं उनके दो केस होते हैं, एक या तो कार्बोनेट ओर मिलेंगे या सल्फाइड ओर मिलेंगे। अगर कार्बोनेट ओर मिलते हैं तो उनकी होती है कैल्सिनेशन, और अगर सल्फाइड ओर होते हैं तो उनकी होती है रोस्टिंग। ओके, उसके बाद कैल्सिनेशन और रोस्टिंग के बाद जैसा भी मतलब जो भी सब्सटेंस मिलेगा उसके हिसाब से, उसके बाद उसकी होती है ऑक्साइड जो है मेटल का, हमें वो मिल जाता है। कैल्सिनेशन करेंगे या रोस्टिंग करेंगे तो हमें ऑक्साइड जो है मेटल का वो मिल जाएगा। अब उसको आगे हम क्या करेंगे, उसका रिडक्शन करते हैं, उस मेटल की रिडक्शन करेंगे, और रिडक्शन के बाद जो है उस मेटल की दोबारा प्योरिफिकेशन होती है, फिर जाकर हमें प्योर मेटल जो है मिलता है। और अगर वही लो रिएक्टिविटी वाले एलिमेंट्स की बात करें तो उनमें क्या है, जो मेटल लो रिएक्टिविटी वाले हैं उनके सल्फाइड ओर। ठीक है, अब जो सल्फाइड ओर है फिर उनकी रोस्टिंग होगी, और उनको रोस्ट करने के बाद फिर हमें मेटल मिलेगा। अब उस मेटल को हम डिफाइन करेंगे, तब जाके हमें प्योर मेटल मिल रहा होगा। तो ये है कि आपकी एक्सट्रैक्शन जो है मेटल्स की कैसे होती है। अभी हम तुमको जरा एक्सप्लेन करते हैं या अच्छे से एक के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है हमारे पास इनरिचमेंट ऑफ ओर्स। ठीक है, तो देखो ओर्स आर यूजुअली कंटैमिनेटेड विद लार्ज अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज जैसे सॉइल, सैंड एटसेट्रा, है ना। अभी हमने पहले ही बात करते हैं, पहले आपको बताया था कि जो ओर्स होती हैं उसमें क्या होगा, बहुत सारी इम्प्योरिटीज होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे गैंग की क्या पूछ रहा है, डेफिनेशन पूछ रहा है बेसिकली, और ये भी इंपॉर्टेंट है। 3 डेफिनेशन आपने यहाँ से बहुत अच्छे से याद करके रखेंगे, एक तो मिनरल्स की, दूसरा गैंग, तीसरा ओर्स, और इसके साथ साथ डक्टिलिटी और मैलेबिलिटी भी आनी चाहिए, डक्टिलिटी और मैलेबिलिटी। ये 5 डेफिनेशन आपने याद करनी है। ठीक है, और अगर आपने समझ लिया होगा तो आपको याद करने की जरूरत नहीं। तो ओर्स आर यूजुअली कंटैमिनेटेड विद लार्ज अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज सच एज सॉइल, सैंड एटसेट्रा, अल्काइल प्लेन। तो जब ओर्स में लार्ज अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज अटैच हों, उसके साथ में लगी हुई, जैसे सॉइल हो गया, सैंड हो गया, ये सब चीज़ें ऑब्वियसली जब अर्थ की क्रस्ट में मिल रही हैं तो ये सब भी तो अर्थ का ही पार्ट है ना, तो उसमें ये सब जो है अटैच मिलेंगे, और उसी को हम लोग गैंग बोल देते हैं। ओके, इसका गैंग जो है रिमूव होती है, कुछ सेपरेशन स्टेप्स हैं उनको यूज़ करके, कुछ सेपरेशन टेक्निक्स हैं उनको यूज़ करते हैं, ताकि जो गैंग है ना उसमें से हम क्या करें, जो हमारी इम्प्योरिटीज़ हैं उसको हम हटा सकें।
ठीक है। तो टेक्निक्स बेस्ड ऑन द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ गैंग एंड ओर। अभी जो गैंग में से इम्प्योरिटीज है कैसे होंगी, कुछ हमारे पास टेक्निक्स हैं और वो केमिकल या फिजिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से अलग अलग हमारे पास टेक्निक्स हैं। जैसे हमारे पास एक है मैग्नेटिक सेपरेशन। तो मैग्नेटिक सेपरेशन में क्या होता है, ये देखो, ये हमारे पास एक मिनरल है, टिन ऑक्साइड है। अभी टिन ऑक्साइड में हमारे पास बहुत सारी इम्प्योरिटीज साथ में इसके साथ अटैच है, ठीक है। तो मैग्नेटिक सेपरेशन में क्या होगा, हमारे पास ना एक ये देखो, ये हमारे पास एक ये व्हील्स है, ठीक है। यहाँ पे ये एक बेसिकली हमारे पास आपने लिफ्ट देखी है ना, लिफ्ट जैसे काम करती है, कुछ वैसा ही है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो आपका ओर है, जो आपको अर्थ की क्रस्ट में मिला, उसको आप यहाँ पे डालेंगे और ये गोल गोल व्हील जो है घूम रहे होते हैं, ठीक है। ये क्या है, आगे बढ़ता जाएगा और यहाँ से ये हमारे पास ओर आती जाएगी। जब ये इधर आएगी, जब यहाँ से नीचे गिर रही होगी ना, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, इसमें बेसिकली मैग्नेटिक पार्टिकल है, ठीक है। और ये जो होते हैं, ये जो रेड वाले दिख रहे हैं, ये जो रेड वाले हैं, ये नॉन मैग्नेटिक है और ये वाले मैग्नेटिक पार्टिकल हैं। तो इस वाले में क्या है, जब इसमें क्योंकि ये जो आपकी रबड़ की मतलब आपका ये है मशीन है, इसमें ये मैग्नेटिक पार्टिकल बनी होती है। तो इस ओर में जो मैग्नेटिक पार्टिकल्स हैं वो इधर नीचे गिरते जाएंगे और ये जो नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स हैं, ठीक है, तो दूसरे इधर साइड में मतलब इधर आते जाएंगे, ठीक है। इस तरह से ये सेपरेशन हो रही है। और दूसरा है हमारे पास हाइड्रोलिक वॉशिंग। तो इस हाइड्रोलिक वॉशिंग में क्या होता है, ये हमारे पास इस तरीके से सिस्टम बना हुआ होता है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो है, इसमें हम क्या है, ओर डाल रहे हैं, ओर के पार्टिकल हैं इसमें, ठीक है। अब यहाँ से ये नीचे गिर रहे हैं और यहाँ से ये वाटर चल रहा होता है, ठीक है। जैसे आपने देखा ना, पहाड़ों से पानी गिर रहा होता है ना, तो पहाड़ों से जब पानी गिर रहा होता है तो वो साफ नहीं होता, ठीक है। जब पहाड़ ऊपर से पानी आएगा ना, वो साफ नहीं होगा, ठीक है। लेकिन जब वो नीचे आता है, क्या होता है, जब वो नीचे आता है तो बहुत सारे कंकड़ पत्थर होते हैं, तो वो जो पानी नीचे आता है तो प्योर जो है नीचे आता रहता है, जो कंकड़ पत्थर होते हैं, जो वेस्ट मटेरियल होता है, वहीं पे रुकते जाता है, तो पानी नीचे जो है साफ आता है, नीचे देखा होगा साफ पानी होता है। उसी तरह कुछ काम करता है। यहाँ पे हमारे पास 4 पार्टिकल्स हैं, यहाँ से पानी जा रहा है, ठीक है, नीचे मतलब ढलान से। अब यहाँ से ये पार्टिकल गिरते जाएंगे, यहाँ से पानी चल रहा है, ठीक है। तो ये पानी क्या करेगा, जो मतलब वेस्ट पार्टिकल है, यहाँ पे देखो वाटर करंट है, ठीक है, मतलब वाटर की वाटर बह रहा है, इसमें गैंग है, ठीक है। अब ये विल्फी टेबल है, यहाँ पे विल्फी टेबल इसको बोलते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास इसके नीचे जो है सेपरेटेड ओर आती जाएगी, मतलब जो साफ जो है ना, ठीक है, वो इसके नीचे गिरती जाएगी, सेपरेटेड ओर जो है मतलब नीचे गिर जाएगी, और जो बाकी है वो साथ साथ इसके वाटर साथ साथ बहता जाएगा। इस तरह होती है हाइड्रोलिक वॉशिंग। और ये थी हमारी मैग्नेटिक सेपरेशन। उसके बाद एक्सट्रैक्शन है मेटल्स की। एक मिनट, हाँ जी। उसके बाद है हमारे पास एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स लो इन द एक्टिविटी सीरीज। जो एक्टिविटी सीरीज में काफ़ी नीचे पड़े होते हैं, उनको कैसे एक्सट्रैक्ट करना है। तो ऑक्साइड ऑफ दीज मेटल्स कैन बी रिड्यूस टू मेटल्स बाय हीटिंग। इनके जो हमारे पास क्या है, ऑक्साइड्स हैं, उनको हम क्या कर सकते हैं, इनके जो मेटल्स हैं, ठीक है, इन मेटल्स को रिड्यूस कर सकते हैं। ऑक्साइड ऑफ दीज मेटल्स कैन बी रिड्यूस टू मेटल्स बाय हीटिंग। इन मेटल्स की जो ऑक्साइड है, उनको हम मेटल में कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, बाय हीटिंग, हीट करेंगे, ठीक है। तो सिनाबार एक क्या है हमारे पास कंपाउंड है HGS का, ठीक है।
या इसको मरकरी का ओर भी कह सकते हैं। जब इसको आप एयर की प्रेजेंस में पहले हीट करते हो, हीट करने के बाद क्या पहले मरकरी ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है HgO में, ठीक है। और उसके बाद ये जो है रिड्यूस होगा मरकरी, ठीक है। देखते हैं कैसे होगा। ये हमारे पास 2HgS था, ठीक है। अब इसको हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करेंगे तो हमारे पास ट्वाइस ऑफ HgO बनेगा और साथ में सल्फर SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। अब ये जो 2HgO मिला है इसको क्या करोगे, दोबारा से हीट करोगे तो ये हमारे पास प्योर मरकरी मिल जाएगी और ऑक्सीजन गैस मिलेगी। तो ये देखो, ये हमारे पास क्या था, ऑक्साइड था, इसको आपने हीट किया तो ये क्या हो गया, मेटल हो गया। अब इस मेटल द्वारा क्या करोगे, रिड्यूस करोगे तो ये हमारे पास प्योर मरकरी मिलेगी। इस तरीके से ये हो रहा होता है। इस तरह कॉपर और है CuS, ठीक है। इसको जब हीट करते हो एयर की प्रेजेंस में तो पहले कॉपर में रिड्यूस होगा, देखो Cu2S है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करोगे तो Cu2O कॉपर ऑक्साइड मिलेगा और सल्फर ऑक्साइड डाइऑक्साइड, ठीक है। इस तरीके से अब ये जो Cu2O मिला इसको क्या करोगे, Cu2S की प्रेजेंस में Cu2S के साथ रिएक्ट कराओगे, हीट कराओगे और हमारे पास यहाँ पे प्योर कॉपर जो है मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से काम यहाँ पे हो रहा है। आगे बढ़ेंगे। उसके बाद है एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स इन द मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। अभी हम लो वाले करेंगे, ठीक है। अभी कर रहे हैं मिडल में जो है हमको कैसे एक्सट्रैक्ट करना है। तो ये जो दीज आर प्रेजेंट है सल्फाइड्स और कार्बोनेट्स। अभी जो मिडल में होते हैं ना, ये सल्फाइड या फिर इसके फॉर्म में कार्बोनेट्स के फॉर्म में हमें मिल जाते हैं और इट इज़ ईजियर टू ऑब्टेन मेटल फ्रॉम दिस ऑक्साइड। और इसके ऑक्साइड में से मेटल का मिलना बहुत ईजी है। तो मेटल सल्फाइड और कार्बोनेट जो है कन्वर्ट होते हैं मेटल ऑक्साइड में फर्स्ट, ठीक है। अब जो सल्फाइड ओर्स हैं उनको हम कन्वर्ट करेंगे ऑक्साइड में हीट करके, काफ़ी स्ट्रॉन्गली हीट करेंगे एक्सेस एयर की प्रेजेंस में। इसको हम लोग रोस्टिंग कहते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट, इट कैन बी आस्क्ड इन एग्जाम लाइक डिफरेंशिएट रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। तो रोस्टिंग क्या होता है बेटा, जब हम सल्फाइड ओर्स को कन्वर्ट करते हैं ऑक्साइड्स में, ठीक है, और इसको हम हीट करेंगे स्ट्रॉन्गली एक्सेस एयर की प्रेजेंस में, उसको हम रोस्टिंग बोलते हैं। जब आप क्या करोगे, ऑक्साइड को हीट करोगे एक्सेस एयर की प्रेजेंस में तो उसको हम बोलते हैं रोस्टिंग, ठीक है। और उस दूसरी तरफ क्या है, कार्बोनेट ओर है। कार्बोनेट ओर को आप क्या करोगे, चेंज करोगे ऑक्साइड्स में हीट करके। अब इस टाइम पे क्या है, बहुत ही कम एयर होनी चाहिए। यहाँ पे हमारे पास क्या था, बहुत ज़्यादा एयर होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे लिमिटेड एयर होगी और इसको हम बोलते हैं कैल्सिनेशन, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर होगा रोस्टिंग और कैल्सिनेशन में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे हमारे पास एक्सेस एयर चाहिए होती है, यहाँ पे हमारे पास लिमिटेड एयर चाहिए होती है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। तो अगर आप सल्फाइड ओर को कन्वर्ट करना चाहते हो ऑक्साइड ओर में तो उसको हीट करो एक्सेस एयर की प्रेजेंस में तो वो रोस्टिंग होगा। और कार्बोनेट ओर को अगर आप ऑक्साइड में चेंज करोगे हीट करके लिमिटेड एयर की प्रेजेंस में, वो हमारे पास कैल्सिनेशन होगा। देखो कैसे हो रहा है, रोस्टिंग हो रही है जिंक की, तो जिंक सल्फाइड है, एक्सेस एयर की प्रेजेंस में हीट कर रहे हो तो जिंक ऑक्साइड बन रहा है और सल्फर डाइऑक्साइड बन रहा है। तो ये देखो, ये एक्सेस एयर की प्रेजेंस में, इसलिए ये रोस्टिंग हो रही है। यहाँ पे कैल्सिनेशन करेंगे जिंक की, तो जिंक कार्बोनेट है, हीट करेंगे हम लिमिटेड एयर, मतलब है ही नहीं देखो, तो जिंक ऑक्साइड बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। इस तरह से कैल्सिनेशन और रोस्टिंग काम करते हैं। उसके बाद है एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स इन द मिडल ऑफ एक्टिविटी सीरीज। उसी को कंटिन्यू करते हुए मेटल ऑक्साइड जो है इसके बाद मेटल्स में रिड्यूस किए जाते हैं कुछ रिड्यूसिंग रिएजेंट्स को यूज करके। अब रिड्यूसिंग रिएजेंट तो पता ही है ना क्या होते हैं, जो रिड्यूस करते हैं उसको, ठीक है। तो यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट्स जैसे कि कार्बन हो गया, कोक है ना, तो यहाँ पे जिंक ऑक्साइड को हीट करेंगे आप कार्बन के साथ, ठीक है, ताकि वो क्या करे, रिड्यूस हो जाए जिंक में। तो देखो कैसे काम करता है, जिंक ऑक्साइड है, कार्बन की प्रेजेंस में क्या करोगे, रिड्यूस करोगे तो जिंक ऑक्साइड जो है से कार्बन के साथ रिएक्ट करेगा, बन जाएगा जिंक और साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड जो है फॉर्म हो रहा होगा, ठीक है। इसी तरह जो रिडक्शन है वो भी पॉसिबल है, ठीक है, इसकी जो रिडक्शन है वो भी हो सकती है। तो मतलब जो रिडक्शन है ना, इसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के द्वारा भी हम कर सकते हैं। तो जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स है जैसे सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम है ना, ये सब यूज़ किए जाते हैं एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि ये क्या करते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं मेटल को लोअर रिएक्टिविटी पे उनके कंपाउंड से, ठीक है। क्या लिखा है, आर यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट्स बिकॉज दे डिस्प्लेस मेटल ऑफ लोअर रिएक्टिविटी। लो रिएक्टिविटी वाले मेटल्स को डिस्प्लेस कर देगा उनके कंपाउंड से। तो एग्जांपल है हीटिंग ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड विद एल्यूमिनियम पाउडर। जब आप मैंगनीज डाइऑक्साइड को एल्यूमिनियम पाउडर के साथ में क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो आपके पास यहाँ पे मैग्नीशियम डाइऑक्साइड जो है रिड्यूस हो जाएगा और एल्यूमिनियम जो है ऑक्सीडाइज हो जाएगा।
क्यों होगा? क्योंकि देखो एल्यूमिनियम के साथ में ऑक्सीजन आ रहा है, तो जब किसी के साथ में ऑक्सीजन लग रहा होता है तो हम क्या कहते हैं कि वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, और जिसके साथ से ऑक्सीजन हट रहा होता है उसको बोलते हैं कि वो रिड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पे ये जो है आपका क्या हो रहा है, ये रिड्यूस हो रहा है, और ये जो है आपका क्या हो रहा है, ये क्या बोलते हैं, सॉरी रिड्यूस, जस्ट अ मिनट, ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है और ये क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं फिर अभी। उसके बाद में हमारे पास ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये हाईली एक्सोथर्मिक होती हैं। हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर हाईली एक्सोथर्मिक, ताकि मेटल जो है क्या करें, सो मेटल्स आर प्रोड्यूस्ड इन मोटल स्टेट, ताकि जो मेटल्स हैं वो हमें मोटल स्टेट में मिल सके। उसके बाद जो रिएक्शन है आयरन 3 की, आयरन 3 ऑक्साइड की, आयरन 3 ऑक्साइड कौन सा होता है, Fe2O3, ये आपका आयरन 3 ऑक्साइड, ठीक है, एल्यूमिनियम के साथ जब करेंगे, ठीक है, तो इज यूज टू जॉइन रेलवे ट्रैक्स। अब ये जो है ना आपका, हाँ सही बात है, जो आयरन 3 ऑक्साइड है ये आपका रेलवे ट्रैक्स को जॉइन करने के लिए यूज किया जाता है, या किसी भी क्रैक मशीन को ना, कोई भी मशीन है उसके पार्ट्स अगर क्रैक कर रहे हैं तो उसको जॉइन करने के लिए हम Fe2O3 यूज करते हैं, और इस रिएक्शन को हम लोग थर्मल रिएक्शन कहते हैं। ये याद रखिएगा, थर्मल रिएक्शन क्या होती है, द रिएक्शन ऑफ आयरन ऑक्साइड Fe2O3 यानी एल्यूमिनियम के साथ, मतलब आयरन की जब एल्यूमिनियम के साथ आप रिएक्शन करवाते हो, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं थर्मल रिएक्शन। ये देखो आयरन ऑक्साइड Fe2O3 एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन कराओगे तो बनेगा आयरन और Al2O3 और हीट। इसी रिएक्शन को हम लोग थर्मल रिएक्शन कहते हैं। ये बच्चों को पता ही नहीं रहता कि थर्मल रिएक्शन होती क्या है, तो प्लीज़ इसको ध्यान से याद रखिएगा, बोलना नहीं किसी में, ठीक है जी। उसके बाद थर्मिक प्रोसेस देखिए, ये यहाँ पे आपको पिक्चर में दिख भी रहा होगा कैसे, ये देखो जो रेलवे ट्रैक्स हैं उनको जोड़ रहे हैं बाय यूजिंग थर्मिक रिएक्शन। इसके बाद है एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स टुवर्ड द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। जो एक्टिविटी सीरीज में टॉप में मेटल्स हैं उनको कैसे एक्सट्रैक्ट करना है, देखो हाईली रिएक्टिव मेटल्स कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम देयर कंपाउंड्स बाय हीटिंग विद कार्बन। जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं उनको जस्ट हीट करके उनके कंपाउंड से अलग नहीं किया जा सकता, ठीक है। जैसे एग्जांपल है, कार्बन को हम रिड्यूस नहीं कर सकते उसके ऑक्साइड्स में से, कार्बन कैन नॉट रिड्यूस द ऑक्साइड्स, मतलब कार्बन जो है ऑक्साइड्स को कभी भी रिड्यूस नहीं कर सकता। जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, ये सब जो हैं इनको जो कार्बन है रिड्यूस नहीं कर सकता इन सबको, ठीक है, बिकॉज दे हैव मोर अफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देन कार्बन। क्योंकि इसके पास क्या है, जो एफिनिटी है इसके लिए ऑक्सीजन के लिए क्या है, ज़्यादा है कार्बन से। अब ये जो मेटल्स हैं ना, ये हमें ऑब्टेन कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक रिडक्शन करके, ठीक है। तो एग्जांपल है सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, ये ऑब्टेन होते हैं जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं इनके मोल्टेन क्लोराइड्स का, और जो मेटल्स हैं वो डिपॉजिट हो जाते हैं कैथोड पे, और जो कि नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड हैं, और क्लोरीन जो है लिबरेट होती है हमारे पास एनोड पे, जो कि पॉजिटिवली चार्ज एनोड है। इसको समझिए थोड़ा, इसको ध्यान से देखो, ये हमारे पास मोल्टेन NaCl है, ठीक है, ये हमारे पास नेगेटिव है कैथोड है, ये एनोड है जो कि पॉजिटिव है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास ये जो मोल्टेन NaCl है, इसमें क्या होगा कि जो क्लोरीन है वो जाएगा इस कैथोड में, ठीक है, और ये जो Na पॉजिटिव है जाएगा नेगेटिव यानी कि कैथोड में, यह एनोड था, ठीक है। तो यहाँ से जो एनोड है ना, यहाँ पे हमारे पास Cl2 गैस लिबरेट होगी, कौन सी, इसके इसमें Cl2 गैस जो है आपकी लिबरेट हो रही होगी जब आप इसमें मतलब यहाँ बैटरी कनेक्ट करके यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप एनोड के ऊपर कौन सी गैस, Cl2 गैस जो है लिबरेट करेगी। तो ये रिएक्शन भी यहाँ पे लिख रखी है, एक मिनट दिखाते हैं आपको। कैथोड में पर यहाँ पे क्या है, Na पॉजिटिव, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो Na बनेगा, एनोड पे क्या हुआ, 2Cl नेगेटिव था, तो ये देखो Cl2 बनेगा और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज हो जाएंगे। इसी तरह से एल्यूमिनियम जो है ऑब्टेन होता है जब हम उसका इलेक्ट्रोलिक रिडक्शन करवाते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड पे, ठीक है। तो एल्यूमिनियम इज ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड का आप क्या करोगे, इलेक्ट्रोलिक रिडक्शन करोगे तो हमें एल्यूमिनियम मिलेगा। थके तो नहीं भाई, वन शॉट वीडियो है, एक साथ करना ही पड़ेगा, है ना। हाँ
थकना नहीं है, आप लोग थोड़ा कुछ 2-3 मिनट का वेट लेकर के देख सकते हो। मैं तो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मैं नहीं लूँगा वेट, मैं नहीं कोई मतलब ब्रेक लेने वाला। बट आप अगर लेना चाहते हो, थक गए हो उसको वीडियो को देखते देखते, तो 2-3 मिनट का आप लोग ब्रेक ले सकते हो, ठीक है, लेकिन देखना पूरा है, ठीक है। तो उसके बाद है रिफाइनिंग है हमारे पास मेटल्स। मेटल जो है वो कैसे रिफाइन होते हैं, तो मेटल प्रोड्यूस बाय रिडक्शन आर नॉट वेरी प्योर। जो रिडक्शन करके मेटल मिलते हैं वो बिल्कुल प्योर नहीं होते हैं, तो उनकी हमें करना पड़ेगा इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। अब इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग देखो, इट इज़ मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड फॉर रिफाइनिंग इम्प्योर मेटल। इम्प्योर मेटल्स को जो रिफाइन करने का ये मोस्ट वाइडली बहुत ज़्यादा यूज होने वाला मेथड है। मेटल जैसे कि कॉपर, जिंक, स्ट्रोंशियम, निकल, सिल्वर, गोल्ड, ठीक है, ये सब जो है रिफाइंड होते हैं इलेक्ट्रोलिटिकली, ठीक है। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, जो इम्प्योर मेटल है उसको एनोड बनाया जाता है और एक थिन स्ट्रिप जो है प्योर मेटल की उसको कैथोड बना दिया जाता है, और जो सोल्यूशन है मेटल सॉल्ट का उसको यूज़ करते हैं एज ए इलेक्ट्रोलाइट। ये देखो यहाँ पे हमारे पास ये जो है इम्प्योरिटीज़ है, ठीक है। अब ये जो है आपका क्या है, कैथोड है, ये एनोड है ना, सॉरी ये एनोड है, कैथोड है। इसमें ये जो है आपके प्योर कॉपर है कैथोड, ठीक है, और ये जो है इम्प्योर कॉपर है एनोड, ओके। अब इसमें हमारे पास Cu2SO4 सोल्यूशन है, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है इसके अंदर में, ठीक है। तो जब इसमें बैटरी लगी, जब इसका इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन होगी इसमें, तो ठीक है, तो क्या होगा, जो मतलब इम्प्योरिटीज़ हैं वो यहाँ पे नीचे इसके नीचे रह जाएंगी, और जो प्योर कॉपर वगैरह है वो इसमें जो है अटैच हो जाएगा, ठीक है, इसमें जाकर के चिपकने लगेगा। तो इस तरह से हमारे पास क्या है, रिफाइनिंग हो रही है मेटल्स की। उसके बाद है क्या होगा, जब इसमें से आप करंट पास करोगे ना, कैथोड हो गया, ये एनोड हो गया ना, तो अब क्या होगा, जब करंट पास होगा थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट, मतलब इसमें से जब करंट पास होगा तो प्योर मेटल जो है एनोड से वो डिसॉल्व कर जाएंगे, ठीक है। एनोड किसमें, इलेक्ट्रोलाइट में। इसमें ये इलेक्ट्रोलाइट क्या है पता है ना, जो सोल्यूशन है इसको इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, तो इसमें क्या है, डिसॉल्व कर जाएगा, ठीक है। और एक जो इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ प्योर मेटल है इलेक्ट्रोलाइट में वो डिपॉजिट हो जाएगा कैथोड पे। इसके हाँ, कैथोड के ऊपर में क्या है, ये जो कैथोड है आपका, इसके ऊपर क्या है, जो प्योर मेटल है इलेक्ट्रोलाइट में डिपॉजिट कर जाएगा, और जो सोल्यूशन है इम्प्योरिटीज़ का, ठीक है, वो सोल्यूशन के अंदर चला जाएगा। सॉल्यूबल इम्प्योरिटीज़ जो है, जो मतलब खुलने वाली इम्प्योरिटीज़, जैसे यहाँ पे क्या है, इम्प्योरिटीज़ के फॉर्म में एनोड मड है, इस एनोड से जो भी वेस्टेज मतलब जो है ना, वो यहाँ पे नीचे आपका आ जाएगा। तो ये एनोड था, कैथोड था, इलेक्ट्रिसिटी पास हुई, इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन हो रही है, ठीक है। यहाँ पे एसिड, यहाँ पे कॉपर सल्फेट सोल्यूशन था, ठीक है। तो खाली बताया मैंने, ये जो आपका कैथोड है इसमें क्या है, प्योर कॉपर जो है इसमें अटैच कर जाएगा, ये इसमें जो एनोड मड वगैरह है ये आपकी इम्प्योरिटीज है, यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। इस तरह काम करता है। तो soluble impurities go into the solution and insoluble impurities settle down at the bottom of the anode। जो घुलने वाली नहीं है वो नीचे रह जाएगी, जो घुलने वाली है वो घुल जाएगी, ठीक है, एनोड मड के फॉर्म में। सो दिस वाज बेसिकली इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट क्या है, एसिडिफाइड Cu2SO4 सोल्यूशन, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। एनोड क्या है, इम्प्योर कॉपर लिया है, कैथोड क्या है, प्योर कॉपर, और प्योर कॉपर जो है डिपोजिट हो जाएगी यहाँ पे कैथोड के ऊपर। तो ये आपको एमसीक्यू में सब चीज़ें पूछ सकते हैं कि कैथोड क्या यूज़ हो रहा है, एनोड क्या यूज़ हो रहा है, ठीक है, और क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट क्या यूज़ हो रहा है, ये सब चीज़ें पूछ सकते हैं। उसके बाद कोरोजन क्या होता है बेटा, इंपॉर्टेंट टर्म कोरोजन। व्हाट इज कोरोजन, ठीक है। तो सिल्वर आर्टिकल्स ब्लैक आफ्टर सम टाइम, आपने देखा होगा कि जो सिल्वर की जो चीज़ें होती हैं कुछ समय बाद में काली होने लगती हैं, ठीक है। जब उसको हम एयर में रखते हैं, एयर से रिएक्शन होती है उसकी, तो कुछ समय बाद काली हो जाती है। तो दिस इज बिकॉज इट रिएक्ट्स विद सल्फर इन द एयर टू फॉर्म ए कोटिंग ऑफ सिल्वर सल्फाइड। अब ये ऐसा क्यों होता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में तो एयर है, अब वो जो सिल्वर है उस एयर के साथ में रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, उस मतलब जो एटमॉस्फेयर में सल्फर है तो सल्फर के साथ में रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, सिल्वर सल्फाइड बनाएगा, ठीक है। इस कारण जो है, अब जो सिल्वर सल्फाइड में ब्लैक कलर का होता है, ये जो है आपका ब्लैक कलर का होता है, इसीलिए जो आपका क्या बोलते हैं सिल्वर की जो चीज़ें हैं वो ब्लैक में लगती है। अब जो कॉपर है वो रिएक्ट करता है मोस्ट CO2 के साथ में, ठीक है ना। मोस्ट CO2 मतलब नमी वाली जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है जो एयर में प्रेजेंट होती है, और स्लोली क्या करता है, अपनी जो शाइनिंग है उसको ब्राउन सरफेस से बदल देता है, ठीक है। लूजेस इट्स शाइनिंग, अपनी जो चमक है उसको लूज करेगा और एक ब्राउन सरफेस जो है उसकी लेयर बैठ जाएगी उसके ऊपर, और एंड गेन से ग्रीन कोट, और उसके ऊपर एक ग्रीन कलर की जो कोटिंग है वो हो जाएगी, और ये जो ग्रीन सब्सटेंस है वो बेसिक कॉपर कार्बोनेट होता है, ठीक है। दोबारा से
कॉपर रिएक्ट करेगा मोस्ट CO2 के साथ में, ठीक है, जो एयर में प्रेजेंट है, और स्लोली लूज करेगा अपनी शाइन को, ठीक है, स्लोली लूजेस इट्स शाइनी ब्राउन सरफेस, अपना जो शाइनी ब्राउन सरफेस है उसको लूज कर देगा, और ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाएगी इसके ऊपर, और ये जो ग्रीन सब्सटेंस है उसको हम बेसिक कॉपर कार्बोनेट कहते हैं। आयरन को जब आप मोस्ट एयर के साथ में रखोगे, मोस्ट एयर की प्रेजेंस में रखोगे, ठीक है, बहुत देर के लिए, तो वो क्या होगा, उसके ऊपर ब्राउन फ्लेकी सी कोटिंग आ जाएगी, ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस की कोटिंग आ जाएगी। आपने देखा होगा लोहे को अगर आप खुले में ना छत में, अगर आप कोई लोहा है, ठीक है, सपोज करो आप कूलर है आपके घर का, गर्मियों में आपने यूज़ किया, सर्दियों में आपके करोगे उसके ऊपर रख दोगे, अब वो जो पड़ा रहेगा ना, नेक्स्ट सीजन आप जब नए समर में उसको यूज़ करोगे, नीचे लेके आओगे ना, तो आप देखोगे ना कि उसके ऊपर ना एक ब्राउन कलर की फ्लेकी सी जो है कोटिंग आ जाएगी, ठीक है, भूरा कलर का, आपको पता ही है, जंग जिसको बोलते हैं। तो वो जो सब्सटेंस है, अब जंग है, उसको हम लोग रस्ट बोल देते हैं, और इस प्रोसेस को हम लोग कोरोजन बोलते हैं। जिस प्रोसेस के द्वारा उसको जंग लगा, या ये बेसिक का कॉपर कार्बोनेट बना, है ना, या फिर सिल्वर सल्फाइड बना, तो ये जिस प्रोसेस से बन रहे हैं इसको हम लोग कोरोजन बोल देते हैं। ओके, आई होप क्लियर होगा। देखो ये सब चीज़ें आपके पास हैं, ठीक है, एग्जाम्पल्स लिए। उसके बाद है कुछ कंडीशंस हैं, ठीक है, जब आयरन में जंग नहीं लगता, तो क्या है, प्लेस क्लीन आयरन नेल्स इन 3 टेस्ट ट्यूब। हमारे पास 3 टेस्ट ट्यूब है, A B C, ठीक है, इसमें भी एयर है, इसमें भी एयर है, इसमें भी एयर है, ठीक है, इसमें ड्राई, इसमें सूखी एयर है बेसिकली, इसमें मॉइस्ट वाली मतलब हल्की नमी वाली होगी। 3 हमारे पास जो कील है ना, कील 3 कीलें रखनी है हमने ट्यूब में, ठीक है, इसमें वाटर है, और कुछ मतलब जंग लगी हुई सी यहाँ पे हम क्या है वो डाल रहे हैं, कील डाल रहे हैं। इसमें बॉइल्ड और डिस्टिल्ड वाटर है, आप उसको पानी को उबालेंगे और डिस्टिल्ड मतलब बिल्कुल साफ सुथरा पानी इसमें रखेंगे, और 3 कील इसमें भी डालोगे, और उसके ऊपर आप कुछ मतलब तेल डाल दोगे, ठीक है, उसके ऊपर इंडिकेटर है। अब यहाँ पे क्या है, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड डालोगे, CaCl2, और उसमें 3 क्या डालोगे, कीलें डालोगे, नेल्स आयरन नेल्स, और उसमें ड्राई एयर। तो अब देखो उसके बाद हमारे पास जब इसमें टेस्ट ट्यूब में आपने डाल दिया, ठीक है, तो pour some water in test tube A and cork it। पहले में आपको कुछ क्या डालना है, वाटर डालना है, उसको बंद कर देना है, ठीक है, अब दूसरे प्योर बॉइल्ड वाटर डालना है, उसको बंद कर देना है, ठीक है, और ऑयल भी डालना है आपने। उसके बाद तीसरे वाले में एनहाइड्रस कॉपर क्लोराइड डालना है, बताया आपको, ठीक है, जो कि ड्राइंग एजेंट है ताकि मॉइस्चर जो है एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, एयर से, टेस्ट ट्यूब C में, और उसको भी बंद कर देना है। कुछ समय के बाद जो आयरन नेल्स हैं, जो रस्ट टेस्ट ट्यूब A में, वो क्या है, रस्ट कर जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये एयर और वाटर की के साथ एक्सपोज कर रही है, एयर भी है इसमें और वाटर भी है, दोनों से रिएक्ट करेगी, तो इसमें जो है जंग लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो टेस्ट ट्यूब B है, तो नेल जो है एक्सपोज है सिर्फ और सिर्फ वाटर से, सिर्फ और सिर्फ वाटर में है वो नेल, ठीक है, तो इसलिए ये रस्ट नहीं करेगी। लेकिन टेस्ट ट्यूब C में नेल जो है एक्सपोज है सिर्फ और सिर्फ ड्राई एयर से, ड्राई एयर है वहाँ पे, ठीक है, इसलिए वो भी रस्ट नहीं करेगी। तो इसका मतलब है कि जो एयर और मॉइस्चर है वो चाहिए आयरन को रस्ट करने के लिए, ठीक है। आयरन में रस्ट तभी लगेगा जब उसमें क्या होगा, हमारे पास क्या बोलते हैं, एयर और वाटर दोनों प्रेजेंट होगा, ठीक है। उसके बाद है कोरोजन को प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है, ठीक है जी। तो कोरोजन प्रिवेंट करने की कई सारे हमारे पास मेथड्स हैं, पेंटिंग हो सकता है, ऑयलिंग, ग्रीजिंग, ठीक है, या ये क्रोम प्लेटिंग हो गया, गैल्वेनाइजेशन, एनोडाइज्ड आर्टिकल्स, ये कुछ हमारे पास मेथड्स हैं जिनसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं किसी चीज़ को रस्ट लगने से, ठीक है। तो प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन, तो उसके लिए हम पेंट कर सकते हैं, ऑयलिंग, ग्रीजिंग, गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन क्या है, गैल्वेनाइजेशन इज ए प्रोसेस जिसके द्वारा हम क्या करते हैं कि जो आयरन है उसके ऊपर ना जिंक की कोटिंग हम कर देते होते हैं, ठीक है, इस प्रोसेस को हम गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, ठीक है। क्रोम प्लेटिंग होगी, एनोडाइजिंग या एलोइंग, है ना। एलोइंग का क्या मतलब है कि जो मेटल है यानी कि जो लोहा है उसके साथ कोई और मेटल को मिला करके हम उसको 2 या 2 से ज़्यादा मेटल को मिला करके इसी रेशो में एक नया कंपाउंड बनाएंगे, उसको एलोय बोल देते हैं, एलोय फॉर्मेशन। गैल्वेनाइजेशन क्या होती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो क्या है, इट इज द कोटिंग ऑफ स्टील एंड आयरन विद ए थिन लेयर ऑफ जिंक टू प्रोटेक्ट फ्रॉम रस्टिंग। ऑलरेडी बताया कि इसमें क्या है, कोटिंग होती है आयरन की और स्टील की विद ए थिन लेयर ऑफ जिंक, जिंक की पतली सी लेयर होती है, ठीक है, उसके साथ इसकी कोटिंग होती है टू प्रोटेक्ट फ्रॉम रस्टिंग, रस्टिंग से बचाने के लिए। जो गैल्वेनाइजेशन है आर्टिकल्स की, वो प्रोटेक्टेड आर्टिकल इज प्रोटेक्टेड इवन इफ द जिंक कोटिंग इज ब्रोकन। अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को गैल्वेनाइजेशन कर दिया, ठीक है, उसके बाद जो जिंक की जो कोटिंग है ना वो अगर ब्रेक भी हो जाती है तब भी वो जो है प्रोटेक्टेड रहेगा,
क्योंकि जिंक जो है ज़्यादा रिएक्टिव है आयरन से, ठीक है। क्लास है साइड से रखते हैं, ठीक है। दैट आयरन एंड हेंस कैन बी इजीली ऑक्सीडाइज, इसलिए उसको हम इजीली ऑक्सीडाइज भी कर सकते हैं। तो गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस कैसे होता है, देखो यहाँ पे हमारे पास कॉस्टिक क्लीनिंग होती है, ठीक है। पहले कॉस्टिक क्लीनिंग होगी, उसके बाद रिंसिंग होगी, रिंसिंग के बाद क्या करेंगे उसको हम क्लीन, उसके बाद दोबारा से रिंसिंग, फिर फ्लेक्स सॉल्यूशन, क्लास नहीं फ्लेक्स सॉल्यूशन, उसके बाद इसको ड्राई किया जाता है, फिर जो जिंक बात है उसको ऊपर किया जाएगा और उसको कूल किया जाएगा, उसके बाद डिस्कट किया जाएगा कि वेदर इट इज गैल्वेनाइज्ड और नॉट, ठीक है। तो ये कुछ हमारे पास मेथड्स हैं, बाय द वे दिस इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट ओनली। उसके बाद प्रिवेंशन ऑफ करोजन यानी कि एलोइंग प्रोसेस कैसे होगा वो देखना है। तो एलोइंग इज ए मेथड ऑफ एडिशन, एलोइंग क्या होता है, इज ए मेथड ऑफ एडिशन ऑफ अदर सब्सटेंस। एलोइंग एक मेथड है जिसमें हम क्या है कोई दूसरा सब्सटेंस में ऐड कर लेते हैं, मेटल या नॉन मेटल, किसी मेटल में, ठीक है, ताकि हमें डिजायर्ड प्रॉपर्टीज वाला एक नया जो सब्सटेंस है वो मिल सके, ठीक है। यानी कोई मेटल है जैसे आयरन है, आयरन में अगर तुम कुछ स्टील कैसे बनता है, स्टील इज ए अलॉय है ना, तो उसमें क्या है हम कोई और कंपाउंड या कोई और मेटल ऐड करते हैं, मेटल या नॉन मेटल, जिससे हमें एक नया डिजायर्ड प्रॉपर्टी वाला सब्सटेंस मिल जाता है। तो सच ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और ए मेटल एंड ए नॉन मेटल इज कॉल्ड एलॉय। तो मतलब ये जो होमोजेनियस मिक्सचर है दो या फिर ज़्यादा मेटल्स का, ठीक है, या फिर किसी मेटल का या मेटल का या नॉन मेटल का, उसको हम अलॉय कहते हैं। इस प्रोसेस में जो प्राइमरी मेटल है वो मेल्ट किया जाता है और बाकी की जो मेटल्स हैं उसको डिसॉल्व किया जाता है किसी डेफिनेट प्रोपोर्शन में यानी फिक्स रेशियो में, और इट इज देन कूल्ड टू रूम टेम्परेचर। उसके बाद उसको हम रूम टेम्परेचर में कूल करते हैं, ठीक है, तब हमें जो है अलॉय मिलता है, ठीक है। स्टील इज ए गुड अलॉय, ठीक है, जो स्टील है गुड अलॉय होता है। उसके बाद हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। प्योर आयरन इज नेवर यूज्ड बिकॉज इट इज़ वेरी सॉफ्ट। प्योर आयरन को कभी नहीं यूज कर सकते क्योंकि बहुत सॉफ्ट होता है और बहुत जल्दी स्ट्रेच कर जाता है, ठीक है, और इजीली जब मतलब हॉट वगैरह होगा तो इजीली स्ट्रेच कर जाएगा। और ये मिक्स किया जाता है 0.05% कार्बन के साथ। अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन होता है, ठीक है, एमसीक्यू का कोई क्वेश्चन है वो यहाँ से बनेगा कि कितना परसेंट कार्बन जो है यूज होता है जब हम अलॉय बना देते हैं आयरन को यूज करके। तो 0.05% कार्बन के साथ करते हैं, ठीक है, तब जाके वो हार्ड और स्ट्रॉन्ग एक सब्सटेंस बनता है। उसका मिक्सिंग है जो आयरन और आयरन की निकल के साथ होता है और क्रोमियम के साथ, तब हमें स्टील बनती है। तो ये भी याद रखिएगा, स्टेनलेस स्टील किसका अलॉय है, ये आयरन निकल क्रोमियम तीन चीज का एक क्या है अलॉय बनता है, उसको हम स्टेनलेस स्टील कहते हैं। याद रखिएगा, एमसीक्यू में आएगा आयरन निकल और क्रोमियम, ठीक है, इन तीन चीज को यूज करके एक अलॉय बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेनलेस स्टील। ओके, उसके बाद हमारे पास है, अब ये जो है ना स्टील जो है वो हार्ड होता है और कभी भी रस्ट नहीं करता, पता ही होगा आपको, ठीक है। उसके बाद प्योर गोल्ड की बात करें, ये भी देखो जो प्योर गोल्ड होता है ना वो 24 कैरेट का होता है। ये भी इसमें आएगा प्योर गोल्ड कितने कैरेट का होता है, तो प्योर गोल्ड जो है 24 कैरेट का होता है और ये बहुत सॉफ्ट होता है, ठीक है। तो इट इज़ नॉट सुटेबल टू मेक ज्वेलरी। अब बहुत सॉफ्ट है तो ऑब्वियसली ज्वेलरी नहीं बनाई जा सकती, ठीक है। तो इट इज़ अलॉयड विद सिल्वर और कॉपर, इसको सिल्वर और कॉपर के साथ में अलॉय बनाया जाएगा, ठीक है, ताकि इसको हम क्या करें हार्ड बना सकें। और इंडिया में 22 कैरेट गोल्ड जो है बेसिकली हमारे जो ऑर्नामेंट्स हैं उनको बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। कितने कैरेट का होगा, 22 कैरेट का होगा ये गोल्ड, ठीक है, उसको हम लोग ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं। और 22 पार्ट इसमें जो होंगे प्योर गोल्ड के होते हैं, ये भी याद रखना, जो 22 पार्ट्स हैं वो प्योर गोल्ड होगा और 2 पार्ट जो होंगे कॉपर और सिल्वर के होंगे, ठीक है जी। 2 पार्ट सिल्वर और कॉपर के होंगे और 22 पार्ट जो है प्योर गोल्ड के होंगे, ठीक है। आगे देखा जाए, उसके बाद एग्जांपल्स हैं एलॉय जिसमें मरकरी हो, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अमलगम क्या होता है, अमलगम क्या होता है, तो एलॉय कंटेनिंग मरकरी इज कॉल्ड अमलगम। वो वाला एलॉय जिसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, सॉरी वो वाला एलॉय जिसमें मरकरी यूज होती है उसको हम लोग अमलगम कहते हैं। और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और मेल्टिंग पॉइंट जो है एलॉय का वो कम होता है प्योर मेटल से, याद रखिएगा। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और मेल्टिंग पॉइंट जो है इसकी एलॉय की वो कम होती है प्योर मेटल से। एग्जाम्पल ब्रास की अगर बात करें, ये एलॉय है कॉपर और जिंक का, और ब्रॉन्ज जो है एलॉय है कॉपर का और स्ट्रोंशियम का, ठीक है।
और ये गुड कंडक्टर नहीं है इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है। इसी तरह हमारे पास सोल्डर है। सोल्डर जो है एलॉय है लीड का और स्टोनचिप का, और इनका काफ़ी लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। और इसको हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिकल वायर्स की वेल्डिंग के लिए। आपने देखा ना सोल्डर होता है, एक तार से होती है बेसिकली, स्टील की तुम्हें देखने में लगेगी। अगर आप कभी टेलीविज़न वगैरह रिपेयर कराने गए होंगे तो मोबाइल शॉप में अगर आप गए होंगे रिपेयर कराने के लिए तो आपने देखा होगा एक पतली सी वायर यूज़ करते हैं, जिससे वो टाँके लगा रहा होता है ऑब्जेक्ट्स में, है ना। तो वो जो सोल्डर है ना वो इसका किससे यूज होता है बेटा, मतलब किससे बनता है, वो एलॉय है लीड का, इसको लीड बोलते हैं इसको, और स्टोनचिप का, इसका काफ़ी लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, बहुत जल्दी पिघल जाता है। ओके, इसके बाद जो वंडर ऑफ एंशिएंट इंडियन मेटलर्जी, जो मतलब अजूबा है एंशिएंट इंडियन मेटलर्जी क्या, कि जो आयरन पिलर है जो कि 1600 साल पहले बनाया गया था कुतुब मीनार के पास नई दिल्ली में, हैज़ हाई क्वालिटी ऑफ रस्ट रेजिस्टेंस, मतलब उसमें रस्ट रेजिस्टेंस काफ़ी अच्छी है, और ये लगभग 8 मीटर ऊंचा है और 6 टन इसका वजन है, कितना 6 टन, ठीक है। ये देखो शोल्डर भी हमारे पास बेटा ये वैसा होता है, और ये हमारे पास ड्रोन से पानी पीने के लिए लोग क्या करते हैं कि एडवाइस करते हैं कि ड्रोन से पानी पिए। टूथ है, मतलब महंगा भी होता है, ब्रास है, ये आपको मेडल वगैरह अगर कभी मिला होगा, ठीक है। So just give me a minute. एक बेटा ये आपने देखना है थोड़ा सा कैल्सिनेशन और रस्टिंग का, मैं ये आपको चाहता हूँ यहीं पे आप देख लो, इसको डिफरेंशिएट कैसे करना है, ये आपको क्वेश्चन पेपर में जरूर आएगा। कैल्सिनेशन और रोस्टिंग में हमने क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो देखो कैल्सिनेशन जो है इट इज डन फॉर कार्बोनेटोड्स बट इट इज डन फॉर सल्फाइडोड्स, आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ सब कुछ, पर फिर भी एक क्वेश्चन की फॉर्म में दिखा रहा हूँ। कार्बोनेटोड्स जो है हीट होते हैं ऑक्सीजन की एब्सेंस में, ये जो है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होते हैं। CO2 गैस जो है रिलीज होती है, और मेटल ऑक्साइड जो है यहाँ पे ऑब्टेन होता है। यहाँ पे SO2 गैस रिलीज होगी और मेटल ऑक्साइड जो है ऑब्टेन होगा यहाँ पे, और इनकी रिएक्शन है जिंक कार्बोनेट जब रिएक्ट होगा अंडरगोइंग जिंक कार्बोनेट, यहाँ पे एरो बेसिकली, यहाँ पे जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। यहाँ पे क्या होगा, जिंक सल्फाइड है और 3O2, इसको जब आप हीट करोगे तो क्या मिलेगा, जिंक ऑक्साइड और 2SO2। हम पहले कर चुके हैं पर फिर भी एक बार, ओके। तो बेटा जी हमारा जो चैप्टर है ये वाला आज यहीं तक का, ठीक है, फिनिश हो गया। तो अभी अब लास्ट में हम आपको थैंक यू बोलना चाहेंगे, थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस और वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए, और आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा। बट स्टिल अगर आपको कुछ भी दिक्कत होगी तो आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे बता देना, मैं एक पर्टिकुलर उस टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा, क्योंकि मुझे पता है अभी मुझे थोड़ी सी डिस्ट्रैक्शंस हुई है, ठीक है, जिसके कारण मेरा ध्यान भटका है। तो अगर कुछ ऐसा हुआ होगा तो आप मुझे प्लीज़ बता दीजिएगा, मैं उसको दोबारा समझाने की किसी छोटा सा कोई वीडियो बना के समझाने की कोशिश करूँगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना, क्योंकि वही मेरा फ्यूल है ना, इट इज़ ए फ्यूल टू मोटिवेशन, फ्यूल फॉर मोटिवेशन, ठीक है। तो इतना काम आपने करना है, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना, ठीक है। तो अगला जो वीडियो है आपका कौन सा, अगला हम लेके आएंगे कार्बन एंड कंपाउंड्स, ठीक है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, तो बहुत जल्दी आएगा। थोड़ा सा लेट हो जाता है वीडियो बनाने में, एक्चुअली थोड़ा पता ही दिवाली था तो समझो बात को, बट डोंट वरी, दिसंबर के एंड तक खत्म होगा सब कुछ, सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राम, बाय बाय, टाटा, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, ओके, थैंक यू सो मच।